तो चैप्टर हम लोग कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें रेट मेज़र तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया था। तो 5 पार्ट में ये चैप्टर आपका डिवाइड है, ठीक है। एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन, रेट मेज़र, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मीन वैल्यू, देन मैक्सिमा, मिनिमा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है ना। तो टेंजेंट का मतलब मैं बता देता हूँ, इसे पता ही होगा आप लोगों को कि किसी कर्व में आउटर वाले पॉइंट में कोई लाइन टच करके जाए उसे बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। जैसे कोई कर्व है, भाई कर्व क्यों, डिफरेंशिएशन में तो भाई कर्व का ही काम है, स्लोप का ही काम है। हम लोग डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या समझ रहे हैं कि कोई स्लोप है, कोई चेंजेस है, मतलब कोई स्लोप है, वही आपका डिफरेंशिएशन होता है। इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव्स निकालते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपके पास कोई एक स्लोप है, ऐसे उस स्लोप में आउटर पार्ट, जैसे कि आउटर जो पॉइंट है इस तरह टच करके जाना है, ये इसको बोलते हैं टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट, ठीक है। तो एक तो कॉन्सेप्ट मिला टेंजेंट का। तो कोई भी इक्वेशन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वही उसका टेंजेंट होता है, ठीक है ना। किसी भी इक्वेशन को हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मतलब हमने उसका टेंजेंट निकाल लिया, एक पॉइंट निकाल लिया जहाँ से टच करके जा रही है, ठीक है। फिर इसी टेंजेंट के ऊपर अगर हम 90 डिग्री यानी नॉर्मल बना दिए थे, ये टेंजेंट मिला ये पॉइंट, इसी पर हमने बना दिया कुछ इस तरीके से, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो उसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है ना। तो टेंजेंट नॉर्मल, याद रखना, टेंजेंट नॉर्मल, ठीक है ना। तो टेंजेंट की अगर हमें स्लोप निकालना है, टेंजेंट की स्लोप से मतलब ये है, जैसे ये हमारी ये जो लाइन है, ये जो मैंने पेन रखा है, समझो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स है, ठीक है ना। ये एक्स है, ये वाई है। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट, ये स्लोप का जो एंगल होता है वो कहाँ से लिया जाता है, हमेशा एक्स से लिया जाता है। तो ये जो टेंजेंट मैंने बनाई, टेंजेंट और इस एक्स एक्सिस के बीच में कुछ एक थीटा बन रहा है, कोई एक एंगल बन रहा है, इसी को बोलते हैं स्लोप। इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हमें निकालना है, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट, खुद ही सोचो ना आप, देखो ये मेन तुम्हारी ये मेन लाइन है, कर्व है ना, ये मेन लाइन है, ये कर्व जो है ये मेन लाइन है। ये किसी सेल का या कोई एक बिजनेस का कोई ट्रेंड बता रहा है कि ये बिजनेस की सेल अप हो रही है या डाउन हो रही है। तो किसी मुझे पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है, इसका प्रैक्टिकल यूज़ बता रहा हूँ मैं डिफरेंशिएशन का। मुझे किसी पॉइंट पर यूज़ करना है कि बता यार यहाँ पर कितना स्लोप आया है, कितना डाउनवर्ड है या कितना अपवर्ड है या कितना स्लोप है, ठीक है ना। ये यहाँ पर मुझे चेक करना है। चलो एग्जांपल तो मैंने एक और लाइन बना दी, कुछ ऐसे किसी सेल का, किसी बिजनेस का ये ट्रेंड है, एनुअल ग्रोथ है, ठीक है ना। तो मुझे बताना है कि यार चलो यहाँ बताया जाए कि इस पॉइंट में क्या स्लोप है, कितना अपवर्ड जा रही है, कितना या डाउनवर्ड जा रही है ये सेल का फिगर, ठीक है ना। तो हम क्या करें, इस पॉइंट में टेंजेंट बनाएंगे। ये बनाया टेंजेंट, हमने पॉइंट टच किया तो यही तो टेंजेंट बनेगा, ठीक है ना। आउटर जैसे सर्कल है, सर्कल में टेंजेंट कैसे बनाते हैं, ऐसे पॉइंट है तो ऐसे तो बनाएंगे सर्कल पर टेंजेंट। तो कोई कर्व दिखेगा तो उसका जो सबसे आउटर पॉइंट होगा तो वहाँ पे हम लोग टेंजेंट बनाएंगे। अब ये जो स्लोप है, एक्चुअली ये जो स्लोप थी ये एक्स एक्सेस से कितना स्लोप बना रही है। तो हमने क्या किया, एक बड़ी, भाई हमने इस, देखो ये जो कर्व पॉइंट को, छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, छोटे से पॉइंट को एक जूम कर दिया है जिससे कि एक्स एक्सिस से हमें स्लोप मालूम पड़ जाए। देखो ये तुम्हारा एक्स है, ये तुम्हारा वाई है, ठीक है। अब खुद ही सोचो ये जो छोटा सा पॉइंट है, इसका इस छोटे से पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना स्लोप है, कैसे पता चलेगा कि अपवर्ड कितना है। ऐसे अपवर्ड है, बहुत अच्छा अपवर्ड है, बहुत ही कम रेट में अपवर्ड है, या सेल जो बढ़ रही है, घट रही है, जो भी है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है। अगर स्लोप कुछ इस तरीके से मतलब सोचो, ये समझो ये है तुम्हारा ईयर या मंथ, एक साल का मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तुम्हें हर महीने का वो देखना है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर मंथ का मुझे देखना है स्लोप कि वहाँ पे डाउनवर्ड हुआ है कि
अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, या कितना स्लोप है, कम कम। देखो अगर स्लोप ऐसे है, कुछ कुछ इस तरीके से स्लोप है, तो हम कहेंगे यार ज़्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं है, ठीक है ना। वो रिलेशन पर डिपेंड करता है। अब हमने यहाँ पे क्या मंथ लिया है, यहाँ पर क्या लिया है, सेल लिया है। अगर स्लोप ऐसे आ रही है तो हम बोलेंगे यार मंथ निकल रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन स्लोप उतनी अच्छी नहीं है, स्लोप कम है, उतनी सेल आगे नहीं बढ़ रही है। अगर हमने ऐसे कर दिया, स्लोप अगर ऐसे आ गया, हाँ अच्छी बढ़ रही है सेल, ऐसे कर दिया बहुत ही अच्छी बढ़ रही है सेल, है ना, सेल का फिगर बहुत अच्छा बढ़ रहा है। तो ये जो कर्व आया है, अब इस कर्व को हमें स्लोप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि उसका कर्व जो स्लोप है, कर्व की जो स्लोप है, कर्व की स्लोप जो है वो ऐसे है कि ऐसे है कि ऐसे है। तो एक जो सिंगल पॉइंट से पता नहीं चल पाता है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेंजेंट बनाते हैं। जैसे मैंने पॉइंट टेंजेंट बनाया, इस पॉइंट को पकड़ा, इस पॉइंट पकड़ा और ऐसे बना दिया। ये यहाँ पर देखो ऐसे आएगी, यहाँ पर कम है थोड़ी सी, यहाँ पे देखो ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है। तो बस ये एंगल दिखा जाता है, ये एक्स एक्सिस से एंगल दिखा जाता है। हाँ ये मालूम पड़ गया ना, इस पॉइंट के लिए मालूम पड़ गया क्या रिलेशन है, कितना स्लोप है। देखो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा थी, यहाँ पे देखो ये ऐसे आ रही थी ये लाइन, यहाँ थोड़ी स्लोप ज़्यादा थी, यहाँ कम थी। यानी आगे एंड ऑफ ईयर में थोड़ी सी सेल और रेट, थोड़ा सेल का रेट है ना, रेट ऑफ सेल, ठीक है, वो ज़्यादा बढ़ा है स्लोप, क्योंकि थोड़ी सी खड़ी हुई आ गई, थोड़ा वर्टिकल आ गई, यहाँ पे थोड़ा सा डाउनवर्ड था। आई बात समझ में कि नहीं आई, ये चीज़ होती है। कहीं पर निगेटिव भी हो जाता है कंपैरेटिवली, कहीं कहीं पर निगेटिव भी हो जाता है। अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पे तो बहुत ही डाउन हुई है ना। ऐसे मारोगे टेंजेंट इसकी, ऐसे करके टेंजेंट मारोगे। अगर कोई स्लोप है ना डाउनवर्ड है, ऐसे है, इसमें कैसे मारोगे स्लोप, अब इससे मारोगे, जैसे इस पॉइंट मारना है, इस पॉइंट की स्लोप निकालना है, तो हम यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे, ऐसे टेंजेंट बन जाएगी अपोजिट, यानी कि 90 अबव बन जाएगी। ये सब एक्चुअली काफ़ी मतलब डिटेलिंग है ये, ठीक है। और ये स्टार्टिंग जब डिफ्रेंशिएशन का आप वो देखोगे लेक्चर शुरुआत का, उसमें मैंने बताया हुआ है। देखो अब यहाँ पर स्लोप नेगेटिव आ रही है, तो कैसे पता चला सर नेगेटिव आ रही है। देखो ऐसे होना, यानी कि 90 हमेशा जो एंगल लिया जाता है वो इस एक्स एक्सिस से राइट साइड में लिया जाता है, इधर एंगल नहीं लिया जाता, हमेशा उधर। अगर मैं एंगल लूँगा थीटा, मैं इधर लूँगा, उधर नहीं। ये तरीका होता है, इधर एंगल लेना होता है राइट साइड में, ठीक है। तो अब मैंने देखो ऐसे किया, स्लोप मेरी ऐसे आ रही है, मतलब एंगल मेरा कहाँ आ रहा है, ये एंगल मेरा आ रहा है, ये यानी क्या एंगल, ये 90 के ऊपर नहीं लग रहा है, 90 अबव नहीं लग रहा है, ये 90 से ऊपर नहीं लग रहा है। देखो ना ऐसे है, ये देखो हमेशा राइट साइड से एंगल लिया जाता है, इधर से नहीं, ऐसे नहीं, 90 अबव, ठीक है। 90 अबव का मतलब होता है कि tan थीटा, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। ये मैंने पूरे स्ट्रेट लाइन में बहुत बार बताया है, tan थीटा। tan थीटा 90 के ऊपर ले जाओगे तो निगेटिव में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, निगेटिव आंसर आता है। ये tan 120 है, ये सब निगेटिव 145, ये सब निगेटिव होते हैं। तो 90 के ऊपर जब निगेटिव मतलब सेल तुम्हारी निगेटिव हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है, कम हो रही है। तो ये देखो ना, अगर ये फिगर ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे जनवरी में देखो यहाँ इतनी सेल थी, वाई में सेल है, फिर फेब में देखो ए थोड़ी कम हो गई, मार्च में देखो ए थोड़ी और कम हो गई, है कि नहीं, डाउनवर्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर तो मैंने एक प्रैक्टिकल मीनिंग बता दिया। तो अब दिखा रहा हूँ मैं कि इसको निकाला कैसे जाता है, ठीक है। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, कुल मिला के हमें स्लोप ही तो निकालनी है, तो मैंने बताया मुझे स्लोप निकालनी टेंजेंट की। कोई कर्व है, पॉइंट से टेंजेंट मारा, फिर स्लोप निकालनी है। स्लोप मतलब ये थीटा निकालना है, या tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा मतलब tan थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी, उसको बाद में थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, वैल्यू आती है। तो dy/dx परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पता ही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और तुम्हें x और y की कोई वैल्यू दी होगी, या तो x की या तो y, तो ये दोनों की। तो जो भी इक्वेशन आ गई है, अगर x में आ गई x की वैल्यू रख दो, x y दोनों में आई है तो दोनों की वैल्यू रख के स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो। तो कुल मिला के तुम्हें करना ही क्या है, तुम्हें dy/dx करना है। जो तुम्हें इक्वेशन दी जाएगी, तुम्हें जो भी कर्व की इक्वेशन दी जाएगी, कर्व की इक्वेशन दी जाएगी, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि तुम्हें दिया क्या जाएगा, प्रोसेस क्या है। देखो तुम्हें इक्वेशन ऑफ कर्व दिया जाएगा। इक्वेशन ऑफ कर्व में तुम स्टेप मारोगे डिफरेंशिएशन का। जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तुम्हें मिलेगा क्या, बताओ। तुम्हें मिलेगा
देखो इक्वेशन ऑफ कर्व को जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा, बोलो, तुम्हें मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तुम्हें क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके बाद ये पूछा जाएगा, इसके बाद ये पूछा जाएगा, बोलेगा कि इस टेंजेंट की भी इक्वेशन बनाओ। ये ठीक है ना, समझ गए स्टेप्स, सुन लो फिर से। इक्वेशन ऑफ कर्व तुम्हें गिवन होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट, ये स्टेप लिख लेना बहुत अच्छे से, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन होगा, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट करने में मिलेगा क्या, मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट के बाद तुम्हें पूछा जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बनाओ, तुम्हें इक्वेशन ऑफ कर्व दी गई थी, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बनाओ। भाई हर एक लाइन की इक्वेशन होती है, हर लाइन की क्या होती है, इक्वेशन होती है। भाई ये तो तुम्हारी ये जो ऑरेंज कलर की ये तो कर्व था और कर्व की इक्वेशन दी गई थी, फिर तुमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो तुम्हें इस टेंजेंट की स्लोप मिली, इसकी इक्वेशन नहीं मिली, इसकी इक्वेशन अलग होगी। सोचो ना, कर्व एक अलग लाइन है, उसकी स्ट्रेट लाइन कर्व की इक्वेशन अलग होगी, नॉट स्ट्रेट लाइन, कर्व की इक्वेशन अलग होगी। अब इसकी इक्वेशन अलग होगी क्योंकि अलग ही लाइन है, वो अलग लाइन है, दोनों की इक्वेशन अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालोगे, पहले कर्व की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करोगे, इसकी स्लोप निकालोगे, स्लोप निकालने के बाद टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे। अरे भाई अगर तुमने स्ट्रेट लाइन वाले कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो एक फॉर्म अलग अलग जो मैंने फॉर्म बताया था लाइन के, उसमें ये भी फॉर्म था ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, है कि नहीं है। हाँ, एक ये भी फॉर्म था, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है ना, पॉइंट नॉट 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, जिसमें m तो हमने निकाल ही लिया, m मतलब स्लोप, डिफ्रेंशिएट करके तो निकाल ही ले रहे हैं, है ना, m निकाल ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग भाई मेन मकसद ही वही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकाल ही लिया हमने, m हमने निकाल लिया, कर्व की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके हमने m निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया, y1 x1 दिया होगा, भर लेना। भाई y1 x1 दिया होगा, अब ये सोचो कि y1 x1, देखो कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है जहाँ से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं। अच्छा ये पॉइंट तो, ये जो पॉइंट है x एंड y एक पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट, ये x एंड y इस स्लोप का भी कॉमन पॉइंट है और इस टेंजेंट का भी तो कॉमन पॉइंट है, मतलब वहीं से तो बनी रही है चीज़ें, टेंजेंट उस कॉमन पॉइंट से तो हम टेंजेंट बना रहे हैं। यानी कि इस कर्व का जो x और y होगा वो इस टेंजेंट का भी होगा x एंड y। अगर कर्व का x एंड y दिया हुआ है तो टेंजेंट में इस्तेमाल कर लेंगे। भाई टेंजेंट की स्लोप इक्वेशन के लिए क्या कह रहा है, y1 चाहिए x1 चाहिए, तुमने डिफ्रेंशिएट करके कर्व की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके m तो निकाल ही लिया है, तुम्हें x1 y1 दिया, x1 y1 तुम्हें यहाँ पे डालना पड़ेगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। तो x1 y1 जो कर्व का x1 y1 होगा, कर्व का उसी पॉइंट का x1 y1 वो टेंजेंट के लिए भी काम आ जाएगा। ये कहने का मकसद है क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट सेम है, दोनों का कॉमन पॉइंट सेम है। देखो ये एक पॉइंट है, ये टेंजेंट का भी, इसी लाइन का टेंजेंट का भी पॉइंट हो गया और यही कर्व का भी पॉइंट हो गया, x एंड y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो अगर कर्व का x और y है वो मतलब टेंजेंट के लिए भी इस्तेमाल होगा, तो x1 y1 डाल देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकल आएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन तो आपने बहुत किया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो ये हो गई टेंजेंट की कहानी। अब हो सकता हो आगे यही स्टेप कंटिन्यू हो, यही स्टेप के बाद तुम्हें दोबारा बना रहा हूँ, तुम्हें बोले फाइंड नॉर्मल, क्या बोले, नॉर्मल की भी इक्वेशन बताओ। या फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। देखो पूरी चेन देख लो, फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालोगे,
भाई टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हमने कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया था। नॉर्मल नॉर्मल मतलब समझ गया ना, नॉर्मल मतलब इसी पर 90 डिग्री, ये नॉर्मल होता है, इसी पॉइंट पर 90 डिग्री ये होता है नॉर्मल, ठीक है ना। तो तुम्हें भाई हमने हमने ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ठीक है, मैंने बताया टेंजेंट की तो स्लोप निकाल ली, फिर कर्व के ही x1 y1 वाले पॉइंट से, कर्व के ही x1 और y1 वाले पॉइंट से हमने है ना टेंजेंट की इक्वेशन भी फ्रेम कर ली, इक्वेशन भी फ्रेम कर ली। यहाँ पर तो खुश थे, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। बाद में क्या बोल रहा है, नॉर्मल की कहानी में आ रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो नॉर्मल का जो स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना बहुत ईजी होता है। जो भी तुमने टेंजेंट की स्लोप निकाली है, जो भी तुमने टेंजेंट की स्लोप निकाली है, उसी को क्या कर देना है, माइनस करके रेसिप्रोकल कर देना है। तुम्हें देखो, तुम्हें एम निकालना है किसका, नॉर्मल का, ठीक है ना। एम मतलब स्लोप निकालनी नॉर्मल की। तो क्या करना है, 1/m किसकी, 1/m टेंजेंट वाले की, टेंजेंट वाली स्लोप को तुम, टेंजेंट वाली स्लोप को तुम रेसिप्रोकल कर दो, लेकिन साथ में माइनस भी लगा देना। क्या लगा देना, माइनस। तो ये आ जाएगी किसकी, स्लोप नॉर्मल की। लोग कितना इजी था ये। हमने क्या किया, टेंजेंट की स्लोप निकाली, उसी को माइनस करके रेसिप्रोकल कर दिया, नॉर्मल की स्लोप निकाल आई, है ना, कितना आसान हो गया। अब एक ये स्टेप पूछ सकता है फिर कि भाई तुमने नॉर्मल की स्लोप तो निकाल दी, जिस तरह टेंजेंट की स्लोप तो निकाल ली थी, पूछा क्या गया था बाद में, टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। इसी तरह नॉर्मल की स्लोप तो निकाल ली, अब बाद में बोलेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ, तो इक्वेशन बना दो भाई नॉर्मल की, इक्वेशन बना दो नॉर्मल की भी इक्वेशन बना दो। तुमने टेंजेंट की इक्वेशन तो बना दी, तुम्हें नॉर्मल की बना दो भाई, सेम फॉर्मूला रहेगा। फिर क्या करना है तुम्हें, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m टेंजेंट की स्लोप, यही तो था दोनों स्लोप में रिलेशन। तुमने अगर m निकाल लिया है, तुमने टेंजेंट की स्लोप निकाल ली है, तो रेसिप्रोकल करके माइनस करके नॉर्मल की स्लोप लगा देंगे। ये अपना जो इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, तो ये इसमें m की जगह -1/m रखेंगे, मतलब टेंजेंट की स्लोप का रेसिप्रोकल नेगेटिव है। फिर x माइनस x1, सर y1 x1 कहाँ से मिलेगा, अरे भाई ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट तीनों के लिए कॉमन है। कर्व का भी यही पॉइंट है x एंड y, टेंजेंट का भी यही पर कॉमन पॉइंट है, नॉर्मल का भी यही कॉमन पॉइंट है। तो x1 y1 अगर कर्व का दिया हुआ है, ये दोनों में काम कर जाएगा, तो x1 y1 डाल के इक्वेशन बना लेना। तो कितना आसान था भाई, कितना आसान था, ठीक है। तो इसके अलावा एक तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है ना, कि हमें कुल मिलाकर डिफरेंशिएट करना होता है। इसके अलावा और भी कुछ आपके कॉन्सेप्ट हैं इसमें, जैसे कि आपको बोला जाएगा ये लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो। क्या निकालो, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अभी तक बात किसकी हो रही थी, बात हो रही थी टेंजेंट के स्लोप की, टेंजेंट के इक्वेशन की, बात हो रही थी नॉर्मल के स्लोप की, नॉर्मल के इक्वेशन की, कितनी सारी चीज़ों की बात हो चुकी थी। देखो क्या क्या बातें हो चुकी हैं, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, ये हटा दो अभी पार्ट, इसी का कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। बात हो चुकी है हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, और बात हो चुकी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और किसकी बात हो चुकी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और हम बात कर चुके हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इतनी बातें कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, इतनी बातें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बातें क्या किसकी कर रहे हैं, इसी टेंजेंट की लेंथ की, कि कितनी बड़ी टेंजेंट है, कितनी बड़ी टेंजेंट है। तो लेंथ को कहाँ तक कंसीडर करेंगे, सर टेंजेंट को कितना भी लंबा खींच दो, कहाँ तक करेंगे, देखो ऐसे करते हैं, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर x तक में जहाँ पे इंटरसेक्शन जा रही है टेंजेंट x में जाके बाद में टकरा रही है, इसी डिस्टेंस को हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे, इसके डिस्टेंस को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है ना। इसी तरह अगर
नॉर्मल है तो नॉर्मल हमने ये बनाया, तो इस पॉइंट से लेकर एक्स तक का जो भी इंटरसेक्शन हो रहा है, इस डिस्टेंस हो रहा है, उसी लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ नॉर्मल। मतलब नॉर्मल लेंथ कैसे निकालेंगे, टेंजेंट के पॉइंट से या नॉर्मल के पॉइंट से एक्स तक का, और टेंजेंट की लेंथ उसी पॉइंट से एक्स तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो इसके लिए फॉर्मूला ये है, देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट एल टी मैंने लिखा है, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये देखो एल टी। मॉड है मेरा, मॉड मतलब अगर अंदर आंसर माइनस में आ रहा है तो बाहर पॉजिटिव लेकर आना, इसे बोलते हैं मॉड। y1 √1 प्लस और ब्रैकेट में dx बाई dy का होल स्क्वायर, सुन लो dx बाई dy का होल स्क्वायर याद रखो, ठीक है ना। तो dx बाई dy सर क्या है, देखो dy बाई ds क्या है, m है, तो dx बाई dy क्या होगा, 1/m होगा। समझो बात को भाई, dy बाई dx क्या है, m है, स्लोप है, ठीक है ना, m है। तो सर dx बाई dy क्या होगा, dx बाई dy क्या होगा, 1/m होगा। माइनस वाला नहीं है, माइनस लगा दोगे तो नॉर्मल की स्लोप बन जाएगी, जैसा फॉर्मूला है वैसे समझो, ठीक है। 1/m कुल मिला के यहाँ पे 1/m का होल स्क्वायर करना है, ठीक है ना। m निकाल लिया हमने डिफ्रेंशिएट करके, m निकाल लिया डिफ्रेंशिएट करके m निकाल रहे हैं। ये सारे स्टेप लिख रहे हैं जो मैंने पहले बताए हैं, ठीक है ना। ये इक्वेशन ऑफ कर्व दिया जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब m मिलेगा, m मतलब dy बाई dx मिलेगा। आगे बात समझ में, तो यही चीज़ करनी है। तो फॉर्मूला फिर से देखो, यहाँ देखो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो पहला लेक्चर अभी मैं कुछ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पहले तो इसको 2 से 3 बार देख के बिल्कुल पक्का कर लेना, और अपने अकॉर्डिंग एक मैंने पेज थोड़ा छोटा ले लिया था, तो आप क्या करना, एक बड़े से पेज में सिर्फ हेडिंग देना टेंजेंट एंड नॉर्मल की, और जो मैंने बताया है यहाँ बताया है, फिर इसके बाद सेकंड जो मैंने बताया, जैसे मैंने लेक्चर बताता जा रहा हूँ वैसे नोट्स बनाना, आप बिल्कुल कलरफुल वाले नोट्स बना के मुझे फोटो क्लिक कर भेजना। फिर इसके बाद मैंने जैसे स्लोप ये सब बताया, स्टेप बताया तो मैंने, ये स्टेप बताया तो मैंने, फिर वो नोट करना है आपको, है ना। ये सारी चीज़ें नोट करनी है, ये सारे स्टेप्स को नोट करना है, ठीक है। फिर मैंने एग्जांपल बताया, तो एग्जांपल भी है कि नोट कर लेना कि ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल है, अगर यहाँ पे टेंजेंट है तो यहाँ नॉर्मल बनेगी, ठीक है। फॉर्मूला देखो, सो अंडर रूट में 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर, dx बाई dy मतलब 1/m, ठीक है। एट x1 y1 मतलब x1 y1 पॉइंट आपको दिया रहेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो मॉड में अंडर रूट, पहले y1 लिखना मल्टीप्लाई y1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, मतलब टेंजेंट का के स्लोप का होल स्क्वायर। देखो अब देखो दोनों में फर्क देखो, यहाँ पे टेंजेंट है तो स्लोप किसकी आ रही है, नॉर्मल की स्लोप आ रही है ना। dx बाई dy क्या होता है, नॉर्मल की स्लोप होती है ना, मैंने बताया dx बाई dy किसकी स्लोप होती है, नॉर्मल की स्लोप होती है। लेकिन यहाँ पे माइनस आपको नहीं लगाना है, नॉर्मल की स्लोप तब बनेगी जब आप माइनस लगा दोगे, क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे, तो आपको माइनस नहीं लगाना है, जस्ट 1/m करना है, मतलब dx बाई dy करना है। तो अगर जहाँ पे टेंजेंट है तो वहाँ पे dx बाई dy मतलब नॉर्मल की स्लोप नहीं लेना है, मतलब स्लोप तो तब बनी जब माइनस लगाओगे, यहाँ माइनस नहीं लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो जब नॉर्मल के लिए लेंथ निकालनी है तो स्लोप किसकी लोगे, टेंजेंट की लोगे, dy बाई dx मतलब टेंजेंट की स्लोप, ठीक है ना, टेंजेंट की स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx मतलब m, ठीक है ना। m में तो पॉजिटिव रहता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, इसका फॉर्मूला होता है y1 और विदाउट अंडर रूट dx बाई dy, अंडर रूट नहीं रहेगा, इंटू dx बाई dy रहने वाला है। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ये क्या होगा, मॉड में ही y1 dy बाई dx। तो टेंजेंट के लिए वही है, नॉर्मल से मतलब नॉर्मल के पॉइंट ऑफ व्यू से dx बाई dy करना है, ठीक है, अगर m से तुम रिलेट करोगे, लेकिन माइनस नहीं रहेगा। और अगर सब नॉर्मल निकालना है तो y1 इन मल्टीप्लाई मतलब इसे ब्रैकेट में समझो ये, ठीक है ना, dy बाई dx मतलब किसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले हो गए किसके, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब टेंजेंट सब नॉर्मल क्या होता है, चलो ये भी बता दें। देखो सब टेंजेंट सब नॉर्मल क्या होते हैं बता दे रहा हूँ मैं।
ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये हमारी कर्व है ऐसे, ठीक है ना। हमने मारना है टेंजेंट का एक वो निकालना है, इस कर्व के पॉइंट का टेंजेंट निकालना है और स्लोप निकालना है। ये बनाया हमने टेंजेंट, ये टेंजेंट बन गया और नॉर्मल, नॉर्मल तो ऐसे नॉर्मल बन गया। नॉर्मल के कलर अलग दे दें क्या, ये तुम्हारी नॉर्मल बन गई, ठीक है। ठीक है, ये नॉर्मल गलत बन गई, ठीक है। थोड़ा ठीक से बनाएंगे। ये मैंने एक्स वाई बनाया और ये मैंने इसे स्लोप बना दिया। नॉर्मल एक्स पे नहीं रहेगा, नॉर्मल रहना है इस रेड जो टेंजेंट है ना इस पर रहना था नॉर्मल, मतलब ऐसे रहना था, समझे। ये अगर मैंने टेंजेंट बनाया है तो नॉर्मल मुझे इस टेंजेंट पर 90 है ना, 90 ऐसे तो बनेगा। ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया टेंजेंट नॉर्मल, ठीक है ना। तो इसकी जो ये जो लेंथ है ये तो हो गई आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट और ये जो हो गई ये तो लेंथ ऑफ नॉर्मल हो गई। लेकिन सब टेंजेंट क्या होता है, सब टेंजेंट जो होता है कि इस टेंजेंट का प्रोजेक्शन, इस टेंजेंट का प्रोजेक्शन एक्स में कितना गिर रहा है, ये इस टेंजेंट का देखो। अब टेंजेंट सर इधर भी है इधर भी है, लाइन तो पूरी है, तो कहाँ से लाइन पकड़ोगे, जहाँ पर एक्स में इंटरसेक्ट हुई, वो उधर थोड़ा एक्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं करेगा, इतना पकड़ा। तो ये तो हो गई लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब सब टेंजेंट क्या होता है, इसी को अगर तुम सोचो ऊपर से लाइट मारा, ऊपर से लाइट मारोगे तुम, ये कोई स्लोप है, ऊपर से लाइट मारोगे तो नीचे एक शैडो पड़ेगी, तो शैडो कितनी गिरेगी, यहाँ से देखो ये ऐसे गिरेगी शैडो, मतलब यहाँ से लेकर ये हो गया सब टेंजेंट। ये देखो प्रोजेक्शन हुआ एक्स पर, जो भी शैडो पड़ रही है, ऊपर से लाइट मारा तो कितनी शैडो पड़ेगी, टेंजेंट की शैडो एक्स में कितनी पड़ेगी, इस पॉइंट तक में, इससे यहाँ से यहाँ तक में ये ऐसे पड़ेगी। तो ये जो पार्ट हो गया ये हो गया सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है, तुमने यहाँ हॉरिजॉन्टल से लाइट मारी, सॉरी ऊपर से लाइट मारनी है, ऊपर से लाइट मारी तो नॉर्मल का जो प्रोजेक्शन है वो एक्स में कितना गिर रहा है, ये यानी बचाव पार्ट जो आएगा, यहाँ तक तो टेंजेंट था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये हो जाएगा सब नॉर्मल। क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये इतना ये देखो, ये एक्स में कितनी शैडो गिर रही है, एक्स में कितना प्रोजेक्शन पड़ रहा है नॉर्मल का, सब नॉर्मल होगा। टेंजेंट का एक्स में कितना प्रोजेक्शन पड़ रहा है वो हो जाएगा सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला, ये हो गया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का फॉर्मूला, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा। तो इतनी सारी चीज़ें थी, तो इसको पहले तो बहुत अच्छे से करना, इसे समझना कि क्या चीज़ें मेरे टेंजेंट नॉर्मल में सिखाई हैं। स्ट्रेट लाइन के थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और फॉर्मूला बिल्कुल पक्का कर देना। और चाहे तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करा देते हैं। एक क्वेश्चन कराने से ये होता है कि कम से कम जो मैंने समझाया है वो तो थोड़ा बहुत रिलेट कर जाएगा। चलो फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन पता करना है, टेंजेंट की इक्वेशन पता करना है। तो मेरे पास देखो स्टेप्स क्या है मेरे पास, तो वहाँ पे स्टेप ये है, देखो तुम्हें इक्वेशन ऑफ कर्व दी होगी, इक्वेशन ऑफ कर्व। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएट करके हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये मैं स्टेप लिख देता हूँ। देखो इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, मैंने डिफरेंशिएट किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला। इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये स्टेप हो गया 3 मेनली, ठीक है ना। मेनली ये 3 स्टेप हो गए टेंजेंट के। अगर नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है
तो वो यहीं से पकड़ेंगे। डिफ्रेंशिएट हमने कर दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया। फिर हम लोग निकालेंगे, अगर नॉर्मल की बात करेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है 1 माइनस का 1 है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आई है उसी का रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर देंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। जब स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। यहां तो फॉर्मूला क्या रहेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m, टेंजेंट के ही स्लोप को माइनस और रेसिप्रोकल x माइनस x1। बस ये स्टेप याद रखना, ये स्टेप याद रखना, ओके, ये स्टेप्स याद रखना। तो अब देखो, आपको बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करने के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करने के लिए हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना ज़रूरी है। उसके लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। यहाँ से पूछा गया था, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ भाई। पहले क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ तक आने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, है ना। तो कुल मिला के हमने इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके ये देखो 5x² दिया हुआ था, कर्व की इक्वेशन तुम्हें दी गई थी, y इक्वल टू 5x⁴ और एट p 1/1, 5 पे पूछा गया था। पहले डिफरेंशिएट करना है। जब हम पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे तो 5x⁴ 4 आगे आ जाएगा तो 20x⁴ हो जाएगा, 20x⁴ और पूछा गया था x1 y5 था, यानी यहाँ पर x में डाल देंगे 1, है ना, 1 5 दिया है ना, x की वैल्यू 1 डाल देंगे बस। 20x⁴ यानी 1 1 ही होगा, 20 आ जाएगा। तो स्लोप आ गया 20, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया हमें। और इसी को हम रेसिप्रोकल नेगेटिव कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। देखो आ गया, दोनों आ गया। हमने डिफरेंशिएट किया, एक्स में वैल्यू डाला, वाई भी दिया हुआ था लेकिन वाई में कुछ था ही नहीं, एक्स ही था मेरे पास, तो एक्स में वैल्यू डाल दी हमने, ये दोनों मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। फॉर्मूला क्या है, वाई इज इक्वल टू वाई माइनस y1 इज इक्वल टू एफ इन ब्रैकेट x माइनस x1। y1 दिया है, हाँ दिया y1, ये देखो 5 दिया हुआ है, x1 y1 दिया है ना, 5 दिया हुआ है। फिर m में 20, फॉलो करो ना सीधा सीधा, इन ब्रैकेट x माइनस x1 दिया, हाँ 1 दिया हुआ है। बस इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन ऑफ ये आ जाएगी, टेंजेंट आ जाएगी। ये देखो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला, ठीक है। x1 y1 क्या दिया हुआ है, x1 यहाँ पे दिया हुआ है 1, y1 दिया हुआ है 5, बस वैल्यू डाल के निकाल लेना। अब इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेना है, वही सेम फॉर्मूले से। बाद m में क्या रखना, -1/20 रखना, -1/20, 20 का ही रेसिप्रोकल माइनस में, और x1 y1 वही रखना। स्लोप ऑफ नॉर्मल भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ गया। देखो कितना आसान था। कुल मिलाकर तुम्हें डिफरेंशिएट आना चाहिए ही, डिफरेंशिएशन नहीं आता मतलब छोड़ ही दो। फिर सेकंड क्वेश्चन भी कर लें, सेकंड भी कर लेते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही पूछा है, इक्वेशन पूछी ही नहीं है। हमें जितना पूछा गया हम उतना कर देंगे ना। हमें क्या पूछा गया, इस स्टेप के हिसाब से इक्वेशन ऑफ कर्व दी गई है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा, मतलब डिफरेंशिएट कर देना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने ही नहीं, छोड़ो ना, फिर हम क्यों टेंशन लें, ठीक है ना। तो यानी कुल मिला के इसको तुम्हें डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएट जब कर दोगे तो क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए भाई, ये तो मैं नहीं सिखाऊंगा, ये आपको आना ही चाहिए। ये बातें पुरानी हो चुकी हैं, ये आपको आना चाहिए कि कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ईजी वाले क्वेश्चन भी होंगे, फिर थोड़े बहुत कहीं पे थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े घुमा के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आप इतना करो, ये 2 क्वेश्चन मैंने कराए ना, इतना करो। आप इसमें क्या करना, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकालना, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालना। बाद में दोनों की इक्वेशन भी बनाना। तो सर इक्वेशन कैसे बनाएं, x1 y1 दिया नहीं है, तो x1 y1 नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, एट x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, y तुम मेरी तरफ से ले लो, y ले लो 2, ठीक है। चलो तो x1 y1 मिल गया है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ स्लोप भी मिल जाएगी। तो ये मुझे करके भेजो। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का मैं बेसिक लेक्चर ले चुका हूँ, ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया था कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं। तो इसमें 4 से 5 चीज़ें आपको पूछी जानी है। स्लोप पूछ लेगा, मतलब आपको कर्व की इक्वेशन देगा, बोलेगा स्लोप बता दो, किसकी, टेंजेंट की। देखो 2 में डिवाइड है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये चैप्टर 2 में डिवाइड है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। तो टेंजेंट की क्या पूछेगा, टेंजेंट की स्लोप पूछ लेगा, टेंजेंट की इक्वेशन पूछ लेगा, टेंजेंट की लेंथ पूछ लेगा,
और सब टेंजेंट की लेंथ पूछ लेगा। क्या क्या चीज़ें पूछ लेगा बोलो बोलो। एक तो स्लोप पूछ लेगा कि स्लोप बताओ टेंजेंट की। टेंजेंट की स्लोप हमें कैसे बताना होता है, जो भी इक्वेशन दिया होगा तुम्हें, कर्व की इक्वेशन, उसको तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी। डी वाई बाई डी एक्स करोगे एक्स के टर्म में, ठीक है। उसके बाद और क्या पूछ लेगा, टेंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए पूछ लेगा कि टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। स्लोप मालूम पड़ गया तो इक्वेशन बनाने में क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, नहीं y इज इक्वल टू कौन वाली इक्वेशन लगेगी बताओ। स्ट्रेट लाइन पढ़ा था मैंने, स्ट्रेट लाइन के मैंने अलग अलग फॉर्म बताए थे, तो इसमें कौन सी इक्वेशन लगने वाली, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन, ठीक है। तो ये बिल्कुल पक्के से याद रखना, जिसमें m हमने निकाल लिया है डिफ्रेंशिएट करके, कर्व के इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके हमने m निकाल लिया है, y1 x1 दिया होगा तो इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी, इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी। और क्या पूछ लेगा, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं। और क्या पूछ लेगा, अगर नॉर्मल की स्लोप पूछी गई है तो नॉर्मल की स्लोप और टेंजेंट की स्लोप में क्या फ़र्क है, यहाँ पे जो तुम्हें m रखना है, m तुम्हें निकालना है, तो अगर तुम टेंजेंट की स्लोप निकाल लोगे डी वाई बाई डी एक्स करके, उसी का रेसिप्रोकल करके माइनस करके किसकी स्लोप आ जाएगी, नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी, है ना, नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी। यहाँ से m निकाला डी वाई बाई डी एक्स करके, तो ये आगे टेंजेंट की स्लोप, उसी को रेसिप्रोकल किया तो और माइनस लगा दिया तो क्या आ गया, नॉर्मल की स्लोप आ गई। फिर नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है तो सेम फॉर्मूले में लगा देना, बस m की जगह माइनस वन बाई एम रख देना, मतलब समझ गया ना। अब यहाँ पे अगर नॉर्मल की इक्वेशन बनाओगे तो m तुम्हें नॉर्मल का ही रखना पड़ेगा ना, टेंजेंट का थोड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्लोप पूछ लेगा, स्लोप बता दो, इक्वेशन बता दो, या तो टेंजेंट या तो नॉर्मल की, या फिर लेंथ बता दो। क्या बता दो, लेंथ, मतलब एल टी टेंजेंट की लेंथ, या फिर नॉर्मल की लेंथ, ये पूछ लेगा। और क्या पूछ लेगा, और ये पूछ सकता है कि लेंथ बताओ। लेंथ के चार पार्ट हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल, और दूसरा बोलो सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। तो कितने टाइप के हो गए, एक दो, फिर लेंथ तीन टाइप के तो यही लग रहे हैं पूरे पूरे, कि स्लोप पूछेगा तो स्लोप किसकी, या तो टेंजेंट या तो नॉर्मल। इक्वेशन पूछ लेगा तो इक्वेशन किसकी पूछेगा, या तो टेंजेंट या तो नॉर्मल। लेंथ है तो लेंथ किसकी पूछेगा, या तो टेंजेंट या तो नॉर्मल, ठीक है। या फिर सब वाली, सब टेंजेंट सब नॉर्मल की लेंथ पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इस सारे के मैंने फॉर्मूले बता दिया था, फिर भी मैं एक बार और फॉर्मूलेस को रिवाइज करा देता हूँ कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट के लिए यार जो इक्वेशन थी उसी को डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स, वही हो जाती है स्लोप टेंजेंट की। एक्स और वाई की कोई वैल्यू दिया होगा तो जो भी आएगी तुम्हारी स्लोप, एक्स की वैल्यू रख देना, अगर एक्स के फॉर्म में तो एक्स की वैल्यू रख देना और आंसर आ जाएगा स्लोप का, टेंजेंट का। नॉर्मल का पूछेगा तो इसी को रेसिप्रोकल करके जो भी आंसर एम में आया है माइनस मार देना। फिर इक्वेशन पूछा जाएगा तो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन। एम हम निकाल चुके हैं टेंजेंट की, वाई वन एक्स वन आपको दिया होगा, फॉर्मूले में मार देना, आ जाएगी इक्वेशन टेंजेंट की। स्लोप की इक्वेशन पूछेगा तो एम की जगह वन माइनस एम कर देना, बस उस स्लोप की आ जाए। इसके अलावा देखो लेंथ के लिए मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे, इसमें और भी ज़्यादा शॉर्ट में फॉर्मूले, तो ठीक है, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुमने फॉर्मूला जैसे मैंने डी वाई बाई डी एस के फॉर्म में बताया था, डी वाई बाई डी एस का मतलब ही एम होता है, तो मार देना यहीं पर। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, यानी अगर टेंजेंट की लेंथ निकालना है, तुम्हें लेंथ किसकी किसकी निकालना होता है, टेंजेंट की, नॉर्मल की, सब टेंजेंट की, सब नॉर्मल की। तो चार तो फॉर्मूले यही मिल गए, चार फॉर्मूले यही मिल गए, ठीक है। तो हमने वही किया, ये है ना तुम्हारा एल टी है, एल टी मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये पी बोला है ना, पी के लिए हमने लिख दिया एल टी, ठीक है ना। तो एल टी इज इक्वल टू वाई वन मॉड में वाई वन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, एम तो हमने निकाल ही लिया डी वाई बाई डी एस करके, अपॉन भी एम कर देंगे, लेकिन ये वाला अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। तो वाई वन के वाई वन रखना, अंडर रूट वन के वन रखना, प्लस स्लोप जो भी आ रही है उसका स्क्वायर मार देना, ओवरऑल एम मार देना, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया लेंथ ऑफ क्या, टेंजेंट। इसके बाद आएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो पी की जगह आप ऐसे फॉर्मूले लिखो, अब फॉर्मूले बुक में अलग से लिखो, एल टी इज इक्वल टू, ये हटा दो, पी हटा दो, एल टी इज इक्वल टू एल एन इज इक्वल टू अंडर मॉड में वाई वन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। देख लो टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, वाई वन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर अपॉन एम है, लेकिन नॉर्मल की लेंथ निकालना है तो जस्ट वाई वन करो, अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर कर दो, अपॉन में एम करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल में करने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। तो ये हो गया दोनों की लेंथ। अब सब टेंजेंट सब नॉर्मल देख लो। तो लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट मॉड में y1/m। अच्छा y1 क्या है मालूम है? जो भी तुम्हें दिया रहेगा पॉइंट, देखो ऐसे एट P1 2 3 जो भी है x1 y1 तुम्हें दिया होगा, तो ये होगी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y1/m। फॉर्मूले बेस पे पूरा खेल हो रहा है। फिर यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ SN सब नॉर्मल मॉड में y1m है, y1/m, ठीक है ना। तो इतना आसान सा था। इसके अलावा अगर आपके इक्वेशन में दो लाइन गिवन है, मतलब दो आपके इक्वेशन में मतलब दो इक्वेशन दी गई हैं, कर्व की दो इक्वेशन दी गई है। तो ग्राफ में एक ग्राफ है, इस ग्राफ में दो इक्वेशन भी तो हो सकती, दो लाइन भी तो हो सकती है। एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो इन्हीं दोनों के बीच में अगर एंगल पूछे कि एंगल बताओ क्या है, इन्हीं दोनों के बीच में क्या पूछे कि एंगल बताओ, तो इसके लिए फॉर्मूला है हमें tan थीटा इज इक्वल टू मॉड में m1 माइनस m2। m1 मतलब पहली लाइन का स्लोप, m2 मतलब दूसरी लाइन का स्लोप। ये दो लाइन हो गई ना, दो लाइन हो गई, अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना, जब दो तुम्हें कर्व दिए जाएं, दो कर्व के इक्वेशन दिए जाएं और तुम्हें बोले कि उन दोनों के बीच में एंगल बताओ, x से नहीं। एंगल हमेशा कहाँ से दिखाया जाता है? x से। तो x से नहीं, इन दोनों के बीच का बताओ एंगल क्या होगा। तो ये फॉर्मूला है, पहली लाइन का स्लोप निकाल लेना, दूसरी लाइन का स्लोप निकाल लेना, कंपोज कर देना, सजा देना। दिक्कत क्या है आपको? आपने तो फॉर्मूले याद ही किए हैं, ठीक है। तो इसी बेस से मैंने दो क्वेश्चन तो पहले वीडियो में मैंने करा दिए थे। अब देखो तीसरा, तो समझ गया वैराइटीज़। ये जो फॉर्मूले हैं ना, यही वैराइटीज़ हैं, यही सब आएंगे एग्जाम में। तो 1 2 3 4 5 6 टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं? 6 टाइप के। इसमें मैंने एक टाइप का तो क्वेश्चन, यानी दो टाइप का तो मैंने करा ही दिया। इक्वेशन बनाना मैंने करा दिया था, स्लोप निकालना बता दिया था। स्लोप क्या है? डिफरेंशिएशन का ही खेल है। डिफरेंशिएट किया हमने, स्लोप आ गया। स्लोप आ गया तो अगर बाद में बोले कि इक्वेशन बनाओ तो इक्वेशन भी मार लेना, उसमें क्या दिक्कत है। नेक्स्ट देखो, अलग अलग जो वैराइटीज़ हैं हमारी, हम वन बाई वन उसे सॉल्व कर रहे हैं। बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। हमें लेंथ ऑफ सब टेंजेंट चाहिए, LST चाहिए। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है LST का। ये देखो, LST इज इक्वल टू मॉड में y1/m, मॉड में y1/m, ठीक है ना। इतना सा फॉर्मूला है किसका? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का। तो अलग से शॉर्ट में से फॉर्मूले लिख लेना, तो ठीक है। तुम्हें इक्वेशन दी गई है, हाँ, y इज इक्वल टू b साइन x/a दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या चल रहा है? ये है हमारा फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला लिखा जाता है, फिर फॉर्मूला तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, वो चीज़ करो। तुम्हें फॉर्मूला बताएगा तुम्हें ये करो तो वो करो। फॉर्मूला तुम्हें ऑर्डर देगा। तुम्हें ऑर्डर कौन करेगा? फॉर्मूला ऑर्डर देगा। इसीलिए पहले फॉर्मूला लिखो, ऐसे मत करो बुक के तरीके, पहले फॉर्मूला लिखो। यार लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालते हैं क्या? क्या फॉर्मूला है? इज इक्वल टू मॉड में y1m, y1 यानी y1 दिया है क्या? फाइंड द लेंथ ऑफ समय पॉइंट ऑन कर्व y, पॉइंट ऑन कर्व y इज इक्वल टू दिस। सर y1 तो दिया नहीं, तो y1 तुम्हें वैसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। m दिया है क्या? m मतलब स्लोप। m दिया तो नहीं है, एक इक्वेशन दी गई है, उसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, वहीं से m होता है, वही m होता है, वही m होता है। एक कर्व की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, वही m होता है। तो चलो m तो निकाल लें, चलो m निकालते हैं हम लोग। हमने क्या किया? इस को डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है ना। dy/dx इज इक्वल टू b तो कॉन्स्टेंट है, साइन x/a, तो साइन का क्या हो जाए? कॉस, और बचा कुछ अब वैसे ही रख देंगे, x/a वैसे ही रख दिया। फिर डॉट करके फिर अंदर जाएंगे, चेन रूल। डिफरेंशिएट मतलब चेन रूल ही होता है, और कुछ होता भी नहीं है, मतलब इसीलिए करना होता है। तो x/a वैसे ही रख दिया कॉस करके, फिर डॉट लगाए x/a का, x/a देखो a और b सब कांस्टेंट नंबर होते हैं, ये याद रखना। तो x/a को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? x/a को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/a डॉट x। कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 1/a डॉट x मतलब x इंटू 1 x/a ही तो हो रहा है, बात तो एक ही है, हाँ ठीक है। 1/a तो कांस्टेंट है, 1/a साइड को x का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1 होता है, तो वही किया। x/a आ गया, देखो 1/a आ गया, है ना।
एक्स अपॉन ए अंदर गए, एक्स अपॉन ए करना था, एक्स अपॉन ए का डिफरेंशिएट क्या है, 1 अपॉन ए चेन रूल लगाते हुए चल रहे थे हम लोग। तो एक्स अपॉन ए का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ए, क्योंकि एक्स का 1 हो जाएगा, 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट वैसी रहेगा। चलो तो ये तो मिल गया तुम्हें क्या, ये पूरा क्या मिला, दिस इज एम डी वाई बाई डी एक्स, ये एम है भाई, ये पूरा एम है, एम मिल गया। कर्व का डिफरेंशिएशन ही तो एम होता है, कर्व की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन ही तो एम होता है, एम तो मिल गया सर। चलो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने में तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, नहीं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ पी इज इक्वल टू वाई वन अपॉन एम। अच्छा देखो वाई वन तुम्हें नहीं मालूम है, ये ध्यान रखना, तुम्हें वाई वन तुम्हें नहीं दिया हुआ है कहीं पर भी, ठीक है। तो देखो तो मैंने क्या किया, एम की जगह ये डिवाइड है ना, अपॉन एम की जगह मैंने एम की वैल्यू रख दी। एम की वैल्यू क्या आई थी देख लो, बी, ये जो 1/a है इसके नीचे ए ले लिया, मतलब थोड़ा सा अरेंज कर दिया, ठीक है। कॉस के आगे जो भी लगा उसको तुम हिला नहीं सकते हो, इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस समथिंग थीटा है, इसको इधर उधर कर देना। ये 1/a को इधर कर देना, बी अपॉन ए हो जाएगा, तो वही क्या बी अपॉन ए कॉस, ये देखो कॉस एक्स अपॉन ए। अच्छा ऊपर देखो y1 की जगह कुछ और हमने लिखा हुआ है ना, y1 की कुछ हमने इक्वेशन लिखी है, क्योंकि y1 की हमें वैल्यू नहीं पता था कांस्टेंट, तो y1 इज इक्वल टू, यानी y इज इक्वल टू क्या था, b साइन एक्स अपॉन ए था, तो वही हमने कर दिया b साइन एक्स अपॉन ए कर दिया, हमने समझे बस इतना, क्योंकि कोई कांस्टेंट वैल्यू दी नहीं था। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू दिया होता 3 4 तो 4 होता y की जगह 4 लिख देते, लेकिन फिलहाल यहाँ पे y इज इक्वल टू समथिंग दिया था, तो यहाँ y1 की जगह पूरी उसी की इक्वेशन डाल दी, नीचे m मालूम पड़ गया, m के नीचे m की वैल्यू कर दी, जो रिड्यूस हो रहा है b से a b अपॉन ए है, तो b अपॉन ए क्या होगा, a रेसिप्रोकल के ऊपर चला जाएगा, b और b कट जाएगा, बचेगा a, साइन बाई कॉस टैन होता है, साइन बाई कॉस टैन होता है, ये लिख दिया। अब x1 अपॉन ए जो नीचे वाला है ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो a ऊपर चलाएगा, a और a कट जाएगा, बचेगा सिर्फ x1, नहीं इसमें देखो ज़रा, हाँ ये नहीं, ये साइन थीटा है, ठीक है ना, साइन थीटा x1 अपॉन ए कॉस भी x1 अपॉन ए, यानी यहाँ पर साइन x1 अपॉन ए अपॉन कॉस x1 अपॉन ए का बन जाएगा टैन x1 अपॉन ए। क्यों, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है, क्या होता है, टैन थीटा होता है। बात समझना ही नहीं, साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो वही लिखा, थीटा की जगह थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा था, x1 अपॉन ए बिल्कुल सेम थे, हाँ बिल्कुल सेम थे, तभी फॉर्मूला रख गया टैन थीटा मतलब x1 अपॉन ए, ये फाइनली आंसर आ गया, समझ गया। तो यहाँ पे लेंथ तुम्हें है ना उसमें कांस्टेंट में नहीं पूछा गया था, वेरिएबल में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, शो दैट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज कांस्टेंट। मतलब कहीं ना कहीं से देखो, पहले तो है ना एक ओवरऑल करेक्टिविटी देखा करो, ओवरऑल क्या टच मिल रहा है तुम्हें, ओवरऑल ये टच मिल रहा है कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की बात हो रही, कहीं ना कहीं से किसकी बात हो रही, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो यानी कि सब नॉर्मल एलएसएन का फॉर्मूला क्या है, एलएसएन का फॉर्मूला है मॉड में y1 इंटू एम, यही ना एलएसएन का फॉर्मूला, एलएसएन का फॉर्मूला क्या है, एलएसएन मतलब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, मॉड में y इंटू एम है, m तो निकालना ही है, m निकालना है, मतलब तुम्हें डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया y, अच्छा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था, y इज इक्वल टू नहीं था, y इज इक्वल टू नहीं था। अब इसके दो तरीके हैं, या तो यहाँ से स्क्वायर हटा के इसको अंडर रूट मार लो और अंडर रूट के तरीके से मारो, या फिर दूसरा तरीका है दोनों साइड तुम डिफरेंशिएट करो, इधर भी फंक्शन लगाओ इधर भी फंक्शन लगाओ, ठीक है ना, दोनों साइड फंक्शन लगाओ, वैसे भी कर सकते हो, देख लो यहाँ करके दिखा रहा हूँ मैं, चलो पेज में करके दिखा रहा हूँ, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है डी वाई बाई डी एक्स, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है। इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा वाई वाले को, तो पहले तो एक फंक्शन लगता है, फिर बाद में दूसरा लगेगा, 2 सामने आ जाएगा, बचा कुचा क्या वाई वैसे रख देंगे, फिर डॉट लगा के वाई को करेंगे। जब वाई को करेंगे भाई, हम जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ लिखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यानी वाई को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, वाई की जगह 1 ना लिख देना, वाई को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, हमें डी वाई बाई डी एक्स हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 4a तो कांस्टेंट है, दोनों हटा दो, एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो एक्स का डिफरेंशिएट 1 होगा,
एक्स का डिफरेंशिएट 1 होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो, सबको उधर भेज दो क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए था, हमें तो यही चाहिए ना m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। तो 4a अपॉन 2y, तो 2 से काट ही दो ना, तो m यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a बाई वाई बचा, ये आ गया m, ये क्या आ गया m आ गया 2a बाई वाई। बस अब हमें फार्मूला क्या मारना है, हमें मारना है LSN का फार्मूला, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का फार्मूला। ये फार्मूला कह रहा है मॉड में y1 इंटू एम करना है, हमें कर दो ना इंटू एम, तुम्हें किसने रोका है। तो y1, अब y1 की वैल्यू दी गई है क्या, अब सवाल यही है y1 की वैल्यू यानी y की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी गई, कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं दी गई है। तो अब चाहो तो ये भी लिख सकते हो 4ax y की जगह, लेकिन y स्क्वायर है ये, तो अंडर रूट लिख सकते हो, लेकिन आप वैसे नहीं जाओगे क्योंकि मालूम है, क्योंकि पहले y1 वैसे रखा, y1 वैसे रखा इनटू, जब हमने 2a m की जगह 2a y रखा ना, तो ये y जो है एक्चुअली y1 ही है, ठीक है, वही y है। तो देखो यहाँ से y1 रिड्यूस हुआ जा रहा था, ये मेरे लिए आसानी हो रही थी, इसीलिए y1 की उस तरह की वैल्यू मैंने नहीं रखी कि अंडर रूट 4ax हो, ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कुल मिला के LSN 2a आ गया, ठीक है ना, 2a आ गया। अब ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसे मालूम पड़ा, कांस्टेंट इसे मालूम पड़ा a एक नंबर कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, a की कोई एक फिक्स वैल्यू होगी ना, तो फिक्स वैल्यू रखेंगे तो LSN क्या रहेगी, अपनी कांस्टेंट रहेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इस तरीके से चीज़ों करते हैं। कुल मिला के तुम्हें जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला मारना पड़ता है, फॉर्मूले में कह रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या मांगा था, मारा था हमने, LSN इज इक्वल टू वाई इंटू एम मांगा जा रहा था, m का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना। जब हमने दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किए तो यहाँ पे y का डिफ्रेंशिएशन बहुत संभाल के करना है, डिफ्रेंशिएट करके हमें m मिल गया, वो और फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करते, y1 की कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन बाद में y रिड्यूस हुआ जा रहा था, ठीक है। बस 6 टाइप के क्वेश्चन वही आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सब टेंजेंट से, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, शो दैट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, द सब टेंजेंट वेरीज एज द एक्सिस ऑफ, ठीक है। देखो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब देखो ए के टर्म में आंसर आ रहा था, है ना, 2a करके आ रहा था, मतलब कि क्या है, फिक्स है, a भी कांस्टेंट है 2 भी कांस्टेंट है। यहाँ पे a में नहीं आएगा आंसर, और सब टेंजेंट के लेंथ की बात हो रही है, LST की बात हो रही है, हो सकता है कोई भी वेरिएबल में आ जाए, कोई बात नहीं। हमें सब टेंजेंट की बात हो रही है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मतलब LST की बात हो रही है, तो पहले तो फार्मूला मारा जाता है भाई। LST का फार्मूला बोलो, LST का फार्मूला है y1 अपॉन m का मॉड। तो कुल मिला के तुम्हें फार्मूले ने क्या ऑर्डर किया, फार्मूले ने कहा भाई क्या निकाल लो, m निकाल लो तुम, चलो m निकाल लेते हैं। तो m मतलब ही क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, ठीक है ना। लेकिन किसका dy बाई डी एक्स चाहिए, हमें चाहिए एक्स वाई, जो इक्वेशन दी गई थी, इक्वेशन दी गई थी एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या करो, y को इधर ही रख दो, ए स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स, है ना, अपॉन में चला जाएगा, तो इंटू 1 बाई एक्स ऐसे करके भेजो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। नीचे क्योंकि ए स्क्वायर क्या है तो कांस्टेंट है ना, तो 1 अपॉन एक्स को हम डिफ्रेंशिएट मार देंगे, तो y इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा ना, ठीक है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, फॉर्मूले देख लेना, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया इसकी वैल्यू डिफ्रेंशिएट यानी स्लोप, dy बाई डी, अच्छा स्लो यहाँ लगाया नहीं मैंने, dy बाई डी एक्स तो लगाओ, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, ये आ गया m, ये क्या आ गया m, ठीक है ना, ओके। अच्छा एक बात बताओ, ये जो m की वैल्यू आई है, ये वैल्यू कुछ मिलती जुलती नहीं दिख रही है y के इक्वेशन से, ये वाली देखो ये इक्वेशन दी थी,
यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो रहा था, ए स्क्वायर एक्स नीचे डिवाइड में जा रहा था, ये है। ओ हाँ सर, ये तो मिलती जुलती दिख रही है। मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ, नीचे क्या एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, तो ये तो सर y लग रहा है ना, माइनस हटा दो, ए स्क्वायर बाई एक्स, ए स्क्वायर, हाँ सर ये y लग रहा है, यानी m इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स मैं लिख सकता हूँ, है ना। ए स्क्वायर बाई एक्स क्या हो रहा था, ये तुम्हें क्वेश्चन था, यहाँ से अगर एक्स को इधर नीचे भेजोगे तो वाई इज इक्वल टू क्या हो, ए स्क्वायर बाई एक्स। तो यहाँ पर तो वही कहानी हो रही है, जो भी स्लोप आया जब हम डिफ्रेंशिएट किया तो ये थोड़ा पहचाना से लगा। इसकी जगह हम लिख सकते हैं, अगर एक्स स्क्वायर नीचे एक्स साइड में कर दो, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स की जगह मैं वाई लिख सकता हूँ, माइनस वैसी लगा दो, तो ये एम की वैल्यू आ गई। चलो अब फॉर्मूले में मार दो। फॉर्मूला कह रहा है एल एस टी इज इक्वल टू वाई वन बाई एम, ये फॉर्मूला कह रहा है। तो वाई वन यानी वाई वन होता वाई ले लो, अपॉन एम की जगह माइनस का वाई बाई एक्स, है ना, एम की जगह लिख दिया। फिर माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस तो यही हो जाएगा। अब देखो ये एक्स ऊपर चला जाएगा, वाई रिड्यूस हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाला फ्रैक्शन। ठीक है, वाई कट गया, मॉड में था तो माइनस एक्स आंसर आया मॉड में, यानी बाहर आएगा तो क्या बन के बाहर आ जाएगा, एक्स बन के बाहर आ जाएगा। अब एक्स क्या है, एक्स तुम्हारा क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो यही तो बात हो रही थी कि वेरी कर रहा है। तो देखो निचोड़ समझो ज़रा, क्वेश्चन का निचोड़ क्या है। निचोड़ यही कि यार हमें सब टेंजेंट की लेंथ पता करना था। अब वो वेरी है, कांस्टेंट है, वो सब तो आंसर बता ही देगा तुम्हें, उसमें तुम्हें टेंशन लेना है कि अगर वेरी दे दे तो हमें अलग स्टाइल से करना है, अगर कांस्टेंट वर्ड दे दे तो हमें अलग स्टाइल से करना है, ऐसा तो नहीं है ना। कुल मिला के इसमें हमने क्या किया, ये दोनों ही क्वेश्चन में किया ही क्या है, दोनों ही क्वेश्चन में यहाँ पर हमने निकाला है सब नॉर्मल की लेंथ। अब आ गया 2 है तो बोल देंगे भाई कांस्टेंट है, वो तो बात की बात है, निकालना तो लेंथ ही था, यहाँ पर सब टेंजेंट की लेंथ निकालनी थी। अब एक्स के फॉर्म में आंसर आ गया तो हमने बोल दिया भाई ये वेरी कर रहा है, क्योंकि कांस्टेंट आंसर नहीं आया। तो कुल मिला के इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ लेंथ ही निकालना था। बात समझो ज़रा, निचोड़ समझा करो किसी चीज़ का। तो इसमें कन्फ्यूज मत हो कि हमें शो करना है कि ये कांस्टेंट है, कुछ शो नहीं करना है तुम्हें, कुछ भी शो नहीं करना है। तो बस लेंथ ऑफ सब नॉर्मल यहाँ निकालना था, यहाँ पे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला डाल के तुम्हें लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालना था। अब यहाँ पे आंसर में ए आ गया तो बोल दिया कांस्टेंट है, यहाँ पर एक्स के टर्म में आ गया तो बोल दिया कि वेरिएबल है, मतलब एक्स वाई वेरिएबल होते हैं ना हमारे। अब आई बात समझ में, तो ज़बरदस्ती घूमो मत, सिंपल तरीके से जाओ। अब देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एल एस टी, सब नॉर्मल एल एस एन। अरे एल एस टी और एल एस एन ही तो निकालना है कि इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन दी गई, तुम्हें निकालना है क्या है, तुम्हें एल एस टी और एल एस एन निकालना है। लेकिन इक्वेशन सर थोड़ा सा एक अलग फॉर्म में दिया गया है, वाई इज इक्वल टू समथिंग नहीं है। अगर जस्ट वाई इज इक्वल टू होता और एक्स के टर्म में होता डी वाई बाई डी एस कर लेते हैं। यहाँ पे सर कहानी थोड़ी सी अलग है। क्या कहानी है भाई, कहानी यहाँ पर सर एक्स इज इक्वल टू है लेकिन टी का फंक्शन टी दिया हुआ है, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू तो है सर लेकिन फंक्शन टी दिया हुआ है। तो याद करो ना डिफ्रेंशिएशन की कहानी, जो अभी लास्ट लेक्चर में हम लोग ने किया था कि एक्स इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है अलग ही फंक्शन में, वाई इज इक्वल टू समथिंग अलग फंक्शन में दिया है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, बोलो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, फिर उसी को डबल में एडजस्ट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स करके इसकी अलग हम टी के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे और डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसको अलग टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एल एस टी एल एस एन एम मांगेगा। एल एस टी और एल एस एन दोनों सब टेंजेंट लेंथ की सब टेंजेंट ऑफ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल दोनों ही मांग रहे एम। फॉर्मूले में दोनों को चाहिए एम। भाई एम मतलब क्या होता है, दोनों फॉर्मूले एम मांग रहे हैं। एम का मतलब होता है सर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, निकाल लेंगे कैसे सर, डी वाई बाई हमने डी एक्स लिखा तो मेरे पास इक्वेशन सर वाई इज इक्वल टू समथिंग एक्स में थोड़ी ना है, एक्स इज इक्वल टू है समथिंग टी में, वाई इज इक्वल टू समथिंग टी में। तो कोई बात नहीं, इसका तरीका मैंने क्या बताया था याद करो। अगर इस तरीके से फ्रेम दिया हो तो क्या बताया था मैंने तरीका बताया था कि अगर मैं तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और एक्स का अलग वाई का अलग ही दिया हुआ है तो ऊपर न्यूमरेटर में डी वाई बाई डी टी निकाल लो, क्योंकि
वाई इज इक्वल टू टी के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, और नीचे अपॉन में डी एक्स बाई डी टी निकाल लो, ठीक है ना, डी एक्स बाई डी टी निकालो क्योंकि एक्स इज इक्वल टी में दिया हुआ है। कुल मिला के वाई वाला डिफ्रेंशिएशन टी का अलग करना है, एक्स वाले का अलग कर लो, बाद में दोनों को लाके यहाँ पे कंपोज मार दो, खत्म हो गई बात, है ना। तो हमें पहला स्टेप क्या है, हमें डी वाई बाई डी टी निकालना है, दूसरे में क्या निकालेंगे, डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, दोनों को लाके जोड़ देंगे यहाँ पे, अपॉन में रख देंगे, लाके सजा देंगे लाकर यहाँ पर। चलो अच्छा, डी वाई बाई डी टी निकालो। एक्चुअली वाई इक्वल टू दिया क्या था ये तो लिख दें, वाई इक्वल टू दिया था तुम्हें ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, ए साइन टी माइनस टी कॉस टी ये दिया था। तो डी वाई बाई डी टी यहाँ निकाल लो डिफ्रेंशिएट करके, और फिर दूसरे वाले स्टेप में डी एक्स बाई डी टी अलग निकालने, दोनों कंपोजिशन मार देना। भाई आपको क्या दिक्कत है, आपको तुम्हें कोई दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलो डिफ्रेंशिएशन में तो हम काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हैं। ए क्या है, ए तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ए को तो अलग ही रखना ही पड़ेगा। चलो ब्रैकेट में जाएंगे, चल रहा है साइन टी माइनस कॉस टी, टी कॉस टी, भाई बीच में माइनस लगा हुआ है, तो बहुत ही मतलब अलग ही अलग देखना है, बहुत आसान सा है कि इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर मल्टीप्लाई होता है कुछ और होता है ना, तब तो टेंशन होती है यार, फंक्शन आ गया और फिर अंदर अंदर ऐसे करेंगे, डबल टी दिख गया ये वो इस टाइप की चीज़ें हो जाएंगी, या फिर दो टी दिख गया मल्टीप्लाई में तो ये यूवी वाला मेथड लगाना पड़ जाएगा। डिवाइड में दो टी दिख गए, दो टी डिवाइड में दिख गए तो यूवी वाला डिवाइड वाला मेथड लगाना पड़ेगा, है ना, यूवी वाला मेथड। यहाँ पर तो ऐसा नहीं यार, साइन टी को अलग करना, माइनस में कॉस टी को अलग करना, अलग ही अलग कहानी अलग अलग है। तो साइन टी क्या हो जाता है, साइन टी का हो जाता है बोलो कॉस टी, ठीक है। फिर बाद में क्या है, बीच में माइनस, ये माइनस मेंटेन करो, ये माइनस है मेंटेन करो, टी फिर क्या है कॉस टी। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा आंखें खोल लो, सुनो ये तो ठीक है, साइन टी का कॉस टी कर दिया, ठीक है, फिर बीच में माइनस माइनस है, जब टी कॉस टी करो, टी कॉस टी दो टी दिख गए मल्टीप्लाई में, यूवी वाला मेथड लग जाएगा, यूवी वाला मेथड लग जाएगा। तो क्यू वाला मेथड क्या करते हैं, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे वाले को वैसे ही रख देंगे, फिर बोलो फिर बीच में प्लस आएगा, फिर पहले वाले को वैसे ही छोड़ देंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का साइन टी आएगा, कॉस टी का माइनस साइन टी, यही तो कहानी थी। हाँ सर यही कहानी थी। चलो अच्छा ए देखते हैं क्या होता है, कॉस टी माइनस, देखो ये कॉस टी लिखा, ये तो माइनस लिखना पड़ेगा, कॉस टी, ये अंदर देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में ना, तो अंदर माइनस है, ये बीच में प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस करके ओपन होगा, ठीक है ना, माइनस करके टी साइन टी, टी साइन टी, करेक्ट है ना भाई। ये दो यू इंटू वी इधर हुआ है, यू इंटू वी इधर हुआ, बीच में प्लस साइन है, फॉर्मूला यही है ना। तो क्या हो रहा है, हाँ टी साइन टी आ रहा है, साइन का ध्यान दो, साइन एक गड़बड़ हुआ है, कैसे गड़बड़ हुआ है, देखो ये माइनस था ना, बात समझना बहुत ज़रूरी, ये माइनस था हाँ सर, और फिर अंदर की अलग कहानी चल रही थी, टी कॉस टी को भी यूवी वाले तरीके से करना था। तो क्या करो, एक ऐसे ब्रैकेट मार दो भाई, ब्रैकेट मार दो ऐसे कि यार अंदर तो अलग ही कहानी चल रही, चलो ब्रैकेट मार दें, फिर अंदर आराम से करते हैं, है ना। तो जो माइनस था माइनस वैसे ही रहने दिया, फिर ब्रैकेट में कर रहे हैं हम लोग, अलग से अपनी जगह बना के कर रहे हैं। चलो यार क्योंकि ये है ना कई कई साइन में ओपन होने, दो टर्म में ओपन होने वाला था, जब ये अपने आप में दो टर्म में ओपन होने वाला था, बाहर माइनस है तो ओवरऑल ब्रैकेट में देंगे, तो हमने वही किया, टी कॉस टी था, पहले वाला डिफरेंशिएट किया, टी का डिफरेंशिएट 1 है ना, फिर कॉस टी वैसे ही रख दिया, बीच में प्लस लगा प्लस, फिर टी को वैसे रहेगा, कॉस टी का माइनस साइन टी। तो पहले ब्रैकेट में चीज़ों को हल कर लेना था, तो ब्रैकेट में चीज़ों को हल कर लेना था, तो ब्रैकेट में चीज़ें क्या हल हुई, 1 कॉस टी मतलब कॉस टी, और ये देखो माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस टी साइन टी, टी साइन टी, ठीक है। ये ब्रैकेट अभी ओपन नहीं किया है क्योंकि बाहर माइनस, ये देखो माइनस चल रहा है, माइनस चल रहा है, ये देखो ये अब ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कॉस टी, ये बाहर माइनस अंदर प्लस है तो माइनस कॉस टी ओपन होगा, ये बाहर माइनस अंदर माइनस है, प्लस टी साइन टी ओपन होगा, ठीक है। इसलिए मुझे अलग से ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्यों,
क्योंकि माइनस के बाद जो टी कॉस टी को हमें डिफ्रेंशिएट करना था, ये अपने आप में भी दो टर्म में ओपन होने वाला था। टू टर्म्स का मतलब प्लस या माइनस बीच में लग रहा था, इसीलिए हमने एक अलग से ग्रुप बनाया, इसे बाहर माइनस रखा। तो प्लस कॉस टी माइनस कॉस टी तो गया, ए टी साइन टी आ गया, ये ना एक टी साइन टी, ठीक है। तो ये तो आ गया डी वाई बाई डी टी, टी के टर्म में बता आ गया। इसी तरह अब करोगे डी एक्स बाई डी टी। जब डी एक्स बाई डी टी करोगे तो डी एक्स बाई डी टी का क्या इक्वेशन दी गई तुम्हें दी गई थी, ये दी गई एक्स इन ब्रैकेट ए कॉस टी प्लस टी साइन टी। यहाँ लिखना पहले अलग से लिख लेना है, एक्स इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट कॉस टी प्लस टी साइन टी, ठीक है ना। तो कॉस टी की तो कोई दिक्कत नहीं, बीच में प्लस है कोई टेंशन नहीं, दो अलग अलग तरीके से सोचना है, कॉस टी को अलग ही करनी है हमने, माइनस साइन टी कर दे। लेकिन जब टी साइन टी करेंगे तो नजरें थोड़ी तेज रखेंगे, एक यहाँ टी एक यहाँ टी, मल्टीप्लाई आ गया, दो फंक्शन आ गए, यूवी मेथड लगेगा, तो एक ब्रैकेट बाहर लगा लेना। वैसे अब फिलहाल ज़रूरत नहीं क्योंकि बीच यहाँ प्लस लगा, लेकिन फिर भी फॉर सेफ साइड एक ब्रैकेट लगा के अंदर खेल करना, टी साइन टी को डिफरेंशिएट टी को इतना साइन टी करना, फिर साइन टी को इतना टी को करना, फिर बाहर निकालना। जब बाहर निकालोगे तो आ जाएगा ए डॉट टी कॉस टी आ जाएगा, कॉस टी आ जाएगा, ठीक है। एक ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, एक दूसरे को डिवाइड में दिखाना है ना, यही तो कहानी चल रही थी। तो बस दोनों को एक दूसरे को डिवाइड में दिखाओगे तो ए से ए कट जाएगा, बचेगा टी से टी कट जाएगा, बचेगा साइन टी अपॉन कॉस टी। क्या बचेगा, साइन टी अपॉन कॉस, समझ गया ना, दिस अपॉन दिस, ये अपॉन ये, ए से ए कटा टी का टी कटा, साइन टी अपॉन कॉस टी। जे टी टी ना काट देना भाई, ये साइन थीटा है, समथिंग एंगल है, ये कभी नहीं कटते हैं, पहले वाले नीचे कट जाएंगे। ऐसा मतलब टी और टी कट जाएगा तो ऐसा थोड़ी कोई लॉजिक है ना, तो वो नहीं रिड्यूस होते हैं। तो टी से टी रिड्यूस नहीं हो, ये पहले वाले रिड्यूस हो जाएंगे। तो साइन टी बाई कॉस टी बचेगा। साइन टी बाई कॉस टी का मतलब सर क्या tan टी होता है? हाँ भाई tan टी होता है, tan टी होता है, ठीक है। तो ये तो तुमने क्या निकाल लिया, तुमने m निकाल लिया, इतनी बड़ी कहानी से m निकाला है। हमें डिफ्रेंशिएट करके तो m निकालना था, लेकिन डिफ्रेंशिएशन तरीका थोड़ा अलग था, ये हमने पहले सीखा हुआ था, ठीक है। बस अब फॉर्मूले में मारो, फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है एल एस टी निकालो, तो एल एस टी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो y1 की कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिया था कि ऐड 3 ऐड 4 जैसे पहले दे रहा था, तो कोई बात नहीं, y की जगह जो फिर इक्वेशन में दिया गया वही पूरी इक्वेशन y की जगह रख देंगे, ये याद रखना। पूरी इक्वेशन रखा, tan टी भाई इतना आंसर दिखा देना। फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, साइन टी बाई tan टी अलग, माइनस कॉस टी बाई tan टी अलग, साइन टी tan टी हो जाएगा, कॉस बाई tan हो जाएगा इधर, साइन बाई tan। तो चलो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लग रहा है क्या, देख लो। हाँ एक कोई फार्मूला लग रहा है तो देख लेना कौन सा फार्मूला लग रहा है, लेकिन इतने में आंसर दिखाया तो काफ़ी है, बस यहीं तक दिखा रहा है। समझ गया ना क्या मैंने किया, ठीक है ना। अब इसी तरह एलएसएन निकाल लेना। भाई एलएसएन के लिए क्या कह रहा है, वाई इंटू एम मांग रहा है एलएसएन, ठीक है ना। अगर एलएसएन पूछा गया सब नॉर्मल, हाँ सब नॉर्मल पूछा तो गया है, वाई इंटू एम मांग रहा है, वाई वन इंटू एम, एम क्या निकाल लिया, tan टी निकाल लिया, वाई वन तो कोई सर कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी गई थी, 2 3 4 ऐसा कर कुछ नहीं दिया था कांस्टेंट वैल्यू। तो y1 यानी y की जो इक्वेशन दी गई है पूरी इक्वेशन ही लिख दोगे उसकी जगह, y की जगह, बस यही इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है, ठीक है। कुल मिला के बिना देखो डिफ्रेंशिएशन की कहानी नहीं बन रही है। ये वाला ऐसे डिफ्रेंशिएट क्यों किया मैंने अलग अलग, ये मैंने डिफ्रेंशिएशन का आखिरी जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने सिखाया था आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में वही कहानी है भाई। क्या पूछा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट एल टी पूछा है। आप फॉर्मूले जैसे आपकी बुक में फॉर्मूला पी इज इक्वल टू दिया ना, पी इज इक्वल टू से मतलब ऐसे लिखा करो फॉर्मूला, जैसे कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एल एस टी, ऐसे ऐसे करके लिखोगे तो तुम्हें याद करने में आसानी होगी। हर जगह पी इज इक्वल टू, सारे फॉर्मूले पी इज इक्वल टू लिखा रहेगा तो याद नहीं कर पाओगे। एल एस टी मतलब वाई वन एम, एल एस एन मतलब वाई इंटू एम, ठीक है। और फिर बाद में लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल, जस्ट लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल है, ये देखो वो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला। एल टी का वाई में अंडर रूट 1 + m² अपॉन m, और एल एन का वाई अंडर रूट 1 + m², बस ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें भी वही कहानी है। क्या कहानी है, तुम्हें इक्वेशन दी गई है, देखो y इज इक्वल टू टी के रेस्पेक्ट में दी गई है, x इज इक्वल टू
टी के रेस्पेक्ट में दी गई है, वाई इज इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं दी गई है। तो ये तरीका हमें मालूम है कि डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे। न्यूमरेटर में लिखोगे डी वाई बाई डी टी वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे लिखोगे डी एक्स बाई डी टी ये वाले का डिफरेंशिएशन, तब जाके पूरा एम आएगा। ठीक, इसको तुम क्या करना, अलग उसमें निकाल लेना। जैसे इसमें एक ही बार निकाला गया, लेकिन आप क्या करना, इस वाले को अलग निकालना, इस वाला डिफरेंस अलग निकालना, फिर दोनों को कंपोज मार देना, वाई वाले डिफरेंशिएशन को ऊपर रखना और एक्स वाले डिफरेंशिएशन को डिनोमिनेटर में रखना, बस एम आ जाएगा। एम आ गया तो भाई फॉर्मूले मारने में कोई दिक्कत है तुम्हें, टाइम 1/2 आ गया, बस मारो लेंथ ऑफ एल एन है, एल एस एन है, और जो भी है फॉर्मूला मारो, जहाँ जहाँ एम दिखे वहाँ पे एम की वैल्यू रख दो। मतलब क्या छोटे बच्चों को ऐसी चीज़ें बतानी पड़ेंगी क्या। और जहाँ पे सर y1 है वहाँ क्या रखें, y तो कुछ दिया नहीं, कोई कांस्टेंट बोले, कोई बात नहीं, y1 वाली इक्वेशन रख देना, y1 वाली इक्वेशन ही रख देना फिर। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी गई है तो यार कितना ईजी था यार, कुल मिला के तुम्हें डिफरेंशिएशन सीखना है यार, है ना, डिफरेंशिएशन ही सीखना था। तो ये तो मैंने क्वेश्चन आपको लेंथ वाले बता दिए। ठीक है, तो हम लोग कौन से 2 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। एक तो इक्वेशन बनाना, इक्वेशन कैसे फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना, तो खैर डिफरेंशिएट ही करना हुआ, फिर उसको इक्वेशन कैसे फाइंड करना है। तो अब बचे आपके एंगल फाइंड करने वाले। एंगल फाइंड करने वाले कौन से, ये वाले क्वेश्चन देखो, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2। अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो बाद में प्लस में दिखा देना मॉड हटाकर। मॉड का मतलब यही होता है, देखिए ना डंडे, इसका मतलब ये होता है अंदर आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो उसको प्लस में हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के तुम्हें m1 m2 यानी कि 2 इक्वेशन तुम्हें दिया होगा। इसमें भाई एंगल पता करना है, किसके बीच में एंगल पता करना है, 2 कर्व के बीच में एंगल पता करना है, 2 कर्व के बीच में एंगल पता करना है। तो ठीक है, ये तो हमें पता ही है सर, एंगल निकालने का तरीका, मतलब तुम्हें फॉर्मूले में m पूछ रहा है तो ठीक है, इसका भी m निकाल लेंगे, इसका भी m निकाल लेंगे भाई, इस वाली कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका m आ जाएगा, इस वाली कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका m आ जाएगा, फॉर्मूले में सजा देंगे। तुम्हारा क्या जा रहा है भाई, फॉर्मूला कह रहा है, फॉर्मूला क्या कह रहा है, एंगल इज इक्वल टू tan m1 लाओ, इक्वेशन में गए डिफरेंशिएट किया, m1 ले आए, फॉर्मूला कह रहा है m2 लाओ, दूसरी कर्व की इक्वेशन में गए डिफरेंशिएट किया, m2 लेकर आ गए, फॉर्मूला कह रहा है सजा दो, जैसे मैंने कहा है वैसे सजा दो लाकर। तो तुम्हारा क्या जा रहा है, ठीक है, तो बस यही कहानी थी इसमें भी। ये देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन कर्व दिस लाइन, एक लाइन ये है और एक इक्वेशन तुम्हें ये दी गई है। ठीक है, इसको भी तुम डिफरेंशिएट कर दोगे, इसको भी तुम डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए। देखो फिर बार बार है ना एक ही चीज़ को हमें रिपीट नहीं कराओ, क्योंकि अगर तुम इसको करने में डिफरेंशिएशन करने में फंस रहे हो तो इसलिए ये चैप्टर देखो मत, क्योंकि वो अगर आप ये सोचो कि अभी मैं देख लूँ और डिफरेंशिएशन जाके फिर पक्का कर लेंगे तो गलत होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। आपको पक्का करके इधर आना है, ठीक है ना। तो बस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे, इधर से एक एम आ जाएगा, इधर से एक एम आ जाएगा और tan थीटा वाले फॉर्मूले में मार देंगे। बस इतना सा करना है आपको, ठीक है। अब देखो जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, घबराना नहीं, बस दोनों साइड डिफरेंशिएट करो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। चलो बता ही देता हूँ भाई, देखो एक इक्वेशन ये है वाई इज 8x, दोनों डिफरेंशिएट कर dy बाई dx। जब इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2 सामने आ जाएगा, y वैसी बचा कुचा वैसी रखेंगे, फिर y करने जाओगे तो नहीं कर पाओगे dy बाई dx। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हमें करना है। इज इक्वल टू इसको डिफरेंशिएट करो, 8x को 8 तो बाहर आ जाएगा और 1 आ जाएगा इधर। फिर तुम्हें तो भाई dy बाई dx ही चाहिए, क्यों, वही तो m होता है। तो 2y इधर भेजना पड़ेगा, 8/2y हो जाएगा, यानी कि 4/y आ जाएगा, ठीक है ना, 4/y आ गया। तो एक तो m या आ गया m1। इसी तरह दूसरा भी निकाल लेना। दूसरा कैसे निकालो मालूम है, दूसरे में एक थोड़ा सा ये करना और एक थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन किया करो, उसके बाद आगे बढ़ा करो तो अच्छा लगेगा। कम से कम यार 4x स्क्वायर को तो हटा ही सकते हो, उधर भेज सकते हो, 32 माइनस 4x। फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देना, y का स्क्वायर तो पता ही है 2 और y बचा कुचा y रख दिया, फिर डॉट y को करने जाएंगे तो नहीं कर पाओगे, dy बाई dx छोड़ना पड़ेगा। 32
का तो 0 होता। अब यहाँ पे देखो 32 वो मत कर दे, 32 कांस्टेंट वैसे ही रख दो। माइनस है भाई, कांस्टेंट वैसे ही कब रखा जाता है, जब वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में लगाओ। तो ये बच्चे गलती कर देते हैं यार, 32 उसको वैसे छोड़ देंगे, नहीं -4 को वैसे छोड़ोगे, क्योंकि 4 और वेरिएबल आगे मल्टीप्लाई में है। तो 2 सामने आ जाएगा, x बचेगा। तो कुल मिला के dy/dx इज इक्वल टू 2y नीचे डिवाइड में आने वाला है, -4 इंटू 2 माइनस का 8x डिवाइड बाई 2y, 2 1 2 4 था। तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस का 4x बाई वाई। एक mj आ गया, ये m2 हो गया, ये क्या हो गया, m2 आ गया। तो m1 और m2 तुम्हारे आ गए, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन अब आपके बुक में एक और तरीका बताया गया है। देखो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे करने में काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। जो m आएगा वो x और y के टर्म में आएगा, एग्जैक्टली आ नहीं पाएगा। तो इसका एक तरीका ये है कि यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकाल लो, और मतलब एक आसान तरीका आपको दिया हुआ है। क्या निकालेंगे हम लोग, x और y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो इधर पे, देखो तो हमें 2 इक्वेशन थी, ये 2 ऐसे पार्ट करो। पहली इक्वेशन यहाँ लिखो, सब में ऐसे ही करना है, एक ही मेथड से। यहाँ लिखा, दूसरा वाला मैंने यहाँ लिखा। ये 2 इक्वेशन दी थी, अच्छी बात है, 2 इक्वेशन दी में तो थोड़ा सा एक आसान ये होता है कि एक्स वाई की वैल्यू निकाल आती है। अगर 2 अननोन वैल्यू है तो निकाल आता है, समझ गए ना। एक इक्वेशन मैंने ये लिखी, एक देखो पहला तो मैंने बताया डिफ्रेंशिएट कर करके करना है। एक और मैं तरीका बता रहा हूँ, सुन लो अच्छी तरीके से। देखो तो मैंने क्या किया, दोनों जो 2 इक्वेशन दी गई थी मैंने दोनों आजू बाजू रखा। पहले मैंने क्या किया, पहले आप क्या करो कि यहाँ से कोशिश करो y तुम्हारा क्या हो जाए, तरह हो जाए, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अच्छा दूसरी वाली इक्वेशन देखो यार, y स्क्वायर तुम्हें दिख रहा था, हाँ दिख रहा था, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दिया ही है ना, तो यहाँ पर रख सकते हैं ना हम लोग, चलो रखो। प्लस वाई स्क्वायर की जगह 8x हम लिख सकते हैं, हाँ, इज इक्वल टू 32, है कि नहीं। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब तो यार बचपन में सीखा ही हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर दिया था, तो ठीक है, अगर यहाँ वाई दिया होता तो स्क्वायर हटा के इधर अंडर रूट मारते हैं, वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वाई स्क्वायर था ही सर, पूरा पूरा रेडीमेड था। तो वाई स्क्वायर एक तरफ कह रहा था वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x है, दूसरी तरफ कह रहा था कि वाई स्क्वायर यहाँ पे वाई स्क्वायर भी है, तो वाई स्क्वायर की जगह 8x डाल दो, देखो वाई गायब हो गया, x में बची चीज़ है, ठीक है। फिर 4x स्क्वायर प्लस 8x, 32 इधर आके -32 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्या ये जाना पहचाना सा लग रहा है, क्या ये जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें 2 नंबर स्प्लिट करके x की 2 वैल्यू निकालते थे। हाँ सर ये तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, और ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी सिखाया हुआ है, काफ़ी सिखाया हुआ है। अगर इसमें दिक्कत है तो मुझे बता देना, अब मैं यहाँ पे ये नहीं सिखाने जाऊँगा कैसे स्प्लिट करना है, इतना ज़रूर बता दें कि इसको छोटी कर सकते हो। तो डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4, एक इक्वेशन में बहुत खिलवाड़ कर सकते हैं। शर्त यह है कि दोनों साइड करो। हमने क्या किया, 1 2 3 टर्म यहाँ थे, सब में डिवाइड बाई 4 कर दिया, और इक्वल टू के एक ही टर्म था, डिवाइड बाई 4 वहाँ भी कर दिया। 10 टर्म होते डिवाइड बाई 4 सब पे करना पड़ता। कुल मिला के बात थी, क्यों डिवाइड बाई 4 किया, क्योंकि ये सारे टर्म है ना 4 से डिवाइड होके छोटे बने जा रहे थे, छोटा बनाने के लिए हमने डिवाइड बाई 4 कर दे, इससे हमें आसान हो जाए, जिससे कि हमें आसान हो जाए क्या करना, स्प्लिट करना, क्या करना, स्प्लिट करना। अब यहाँ पे स्प्लिट कर, देखो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा 4 टू द 8, यहाँ बचा 4 8 द 32। हाँ आसान हो गया, मल्टीप्लाई में 8 चाहिए, माइनस का 8 चाहिए, प्लस माइनस से प्लस का 2 चाहिए, तो 4 टू द 8, हाँ सर हो गया, सर हो गया, 4 टू द 8 होता है, तो 4x 2x -8, किसको प्लस किसको माइनस दोगे, इसको प्लस दोगे इसको माइनस दो, क्यों क्या, ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं क्वाड्रेटिक में ही। क्वाड्रेटिक का और लेक्चर चाहिए था, और भी लेक्चर है मेरे पास जो कि सिर्फ इसी बेस पे। तो यानी यहाँ बनेगा x प्लस 4, x कॉमन लोगे तो यहाँ -2 x प्लस 4 ही बनेगा, बाहर माइनस लगा है, इज इक्वल टू 0। x -2 x प्लस 4 आ गया आंसर, x -2 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू वैल्यू 2 और प्लस 4 उधर जाएगा, x इज इक्वल टू वैल्यू -4। ये क्वाड्रेटिक देख लेना प्लीज़, देख लेना अलग से देख लेना। तो x की 2 वैल्यू आ रही है, x की 2 वैल्यू आ रही है 2 या तो फिर -4, ठीक है।
हम्म, हाँ 2 माइनस का 4 सही है। हाँ ये देखो, ये आ गई दो वैल्यू, एक्स की दो वैल्यू आ गई। वाई की वैल्यू मिली क्या? नहीं सर, वाई की वैल्यू तो नहीं मिली, एक्स की मिली है हमें, तो हमें एक्स की दो वैल्यू मिली है क्या? एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल, क्वाड्रेटिक से एक्स की दो वैल्यू कैसे निकालनी है ये आप अलग से लेक्चर में देख सकते हो। और एक्स इज इक्वल टू -4, ये दो वैल्यू मिली है। तो ठीक है, एक बार क्या करेंगे, अब हमें वाई के निकालना है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। तो चलो एक बार एक्स में 2 की वैल्यू रख के देखेंगे वाई का, और एक बार -4, अलग अलग वाई की भी दो अलग अलग निकालनी पड़ रही है। तो चाहे इसमें जो भी तुम्हें इक्वेशन आसान लगे उसमें एक्स की वैल्यू डाल देना, वाई निकाल लेना। और ये क्या है, साइमल्टेनियस है, साइमल्टेनियस तरीके से हम लोग ने किया है। तो अब ये भी है ना, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको भी दिक्कत है तो बता देना, वाई स्क्वायर 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 2 16, वाई इज इक्वल टू √16 स्क्वायर हटाएंगे, वाई की वैल्यू 16 को बाहर लाओगे या तो +4 बाहर आएगा या तो -1, ये अंडर रूट से बाहर निकालने के तरीके हैं। प्लस में भी आ सकता है माइनस, क्यों? क्योंकि -4 इंटू -4 भी +16 होता है, +4 इंटू +4 भी +16 होता है। ठीक है, एक तो यहाँ पर y के अलग दो वैल्यू ये अलग आ रही हैं, +4 -4। ठीक है, अब यहाँ पे x वापस, क्योंकि x की भी दो वैल्यू थी तो फिर से तुम्हें y की फिर से वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। वापस रखा एक्स स्क्वायर 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल, अब की बार x में क्या रखेंगे, -4 रखेंगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू -32, वाई स्क्वायर इज इक्वल, वाई इज इक्वल टू √−32। अब अंडर रूट में जो माइनस में आंसर होता है ना, ये तो तुम नहीं ले सकते, क्योंकि माइनस में अंडर रूट पॉसिबल नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, इसको छोड़ दो। बस वाई के यही दो वैल्यू, अगर यहाँ पर भी अगर प्लस प्लस होता है, यहाँ भी तो 4 वैल्यू वाई की हो जाती है, लेकिन फिलहाल तो चलो दो वैल्यू आ गई। ठीक है ना, वाई की दो वैल्यू आ गई, यानी एक्स का यही वाला तुम्हारा क्या बैठा, पॉइंट बैठ रहा है। तो क्या पॉइंट आ रहा है, पी एक्स में 2, वाई का या तो प्लस का 4 है, या फिर और पी एक्स के 2 के साथ में वाई की जोड़ी -4 आ रही है ना, वाई में दो आंसर आ रहे हैं ना। ये वाला एक्स को टर्मिनेट कर दो, क्योंकि इससे वाई नहीं आ पा रहा है, -4 हटा दो, तो एक्स में या तो 2,4 हो गया या फिर 2,-4, वाई के दो अलग अलग हैं। ठीक है, समझिए, एक्स और वाई हमें मिल गया। तो एक्स और वाई निकालने के बाद हमारी कहानी वही स्टार्ट हुई, भाई डिफरेंशिएट करो, क्या करो, डिफरेंशिएट करो। लेकिन थोड़ा अब आसान हो जाएगा, अब थोड़ा आसान, अब हम डिफरेंशिएट करना चालू करेंगे। ठीक है ना, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x था, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो 2 आ गया, 2y बचा, फिर y को डिफरेंशिएट करने को होगा ही नहीं, dy/dx ही करना पड़ जाएगा, इज इक्वल टू 8, x का डिफरेंशिएट 1, तो 80 बचेगा यहाँ पर, है ना। ठीक, अब फ़ायदा में ये मिला कि फ़ायदा ये मिल रहा है हमें, देखो x में 2 था, y में 2 थे ना, दो क्या थे, एक प्लस का 4 एक माइनस का 4 था ना, आ गया, हाँ एक प्लस का 4 था और -4 था। ठीक है, तो बस अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू डाल दो तुम और आंसर निकाल लो कि dy/dx क्या आ रहा है एग्जैक्टली में। देखो 2 इंटू, अगर y में, यहाँ पे दो पार्ट हो जाएंगे, 2 इंटू वाई में है अगर प्लस का 4, तो 2 इंटू 4 8 आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा 8/8 1 बचेगा। या फिर dy/dx इज इक्वल टू, अगर y पे -4 ले रहे हो, y में क्या ले रहे हो, -4 ले रहे हो, तो 2 इंटू -4 माइनस का 8, तो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया स्लोप dy/dx का, m1 का स्लोप हो गया है। क्या है ये, m1 है ना, सॉरी m1 ही है, लेकिन 2 में आंसर है अभी। ठीक है, अब दूसरी वाली इक्वेशन डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट दोनों इक्वेशन करना है जो शुरू से एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ठीक है, अब देखो कम से कम 4x स्क्वायर को तो उधर भेज ही देंगे, अब डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा 2y/dy/dx 32 का 0, क्यों 0, कांस्टेंट को तो अलग रखते हैं भाई, कांस्टेंट अलग रखते हैं जब मल्टीप्लाई में वेरिएबल के साथ में, अकेला तनहा तुम्हें कांस्टेंट मिल गया और 0 होता है वो, तो आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 8x पावर, फिर x में जाएंगे, देखो होता क्या ऐसे होता है, ये 2 आगे लिए, 2 4 8 हो गया,
फिर 8x वैसे छोड़ दिया, फिर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 होगा तो 1 का वैसे 1 ही रहेगा। ठीक है, तो y का तुम्हें तो मालूम पड़ गया दो पार्ट में, तो y एक बार रखना है 4, एक बार रखना है -4, तो और x का मालूम पड़ गया। देखो यहाँ पर अब की बार x फंस रहा है, पहले x नहीं था, अब की बार x है तो x में 2 रखना पड़ेगा। x की 2 वैल्यू थी, देखो x की एक ही वैल्यू थी, x में 2 ये रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 2 × 4 8 उधर भाई ऐसे करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -8x/2y, ये आया। यहाँ पर सेम लिख दो, माइनस का 8x/2y। ठीक है, क्यों? क्योंकि y की दो वैल्यू फंस रही ना, y की दो वैल्यू थी, वो रखना है। तो इज इक्वल टू -8, x में 2 था, 2 × एक बार +4 रखा, इज इक्वल टू -8, x में तो 2 ही रखना है इस बार, लेकिन -4 रखेंगे y में। ठीक है, तो m1 यानी m2 निकाल रहे हैं हम लोग, तो 2 से 2 गया, फिर -2 और -4 से, चलो 2 से 2 गया, -2 या तो 2 दो आगे वैल्यू, यानी m1 तो आ रहा है 1 और -1 और m2 आ रहा है 2 और -2, 2 और -2। ठीक है, ये m1 और m2 आ गया है, लेकिन लोग दो तरह आ रहे हैं, तो इसीलिए देखो दो आंसर में केस 1 केस 2 लिखा हुआ है, केस 1 केस 2 मैंने बस डिवाइड कर करके दिया है। देखो फिर से समझा दे रहा हूँ, पहले क्या करना है, अगर इस टाइप की डिफ्रेंशिएशन आ रही है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, एंगल निकालना है, तो वहाँ पर होगा क्या बोलो, डिफ्रेंशिएट करोगे फंसोगे, क्योंकि dy बाई डी एक्स में फंस जाओगे, पूरा डिफ्रेंशिएट हो नहीं पाएगा। तो ऐसे में क्या करना होता है, अगर फाइंडिंग टू एंगल की बात हो रही है ना, फाइंडिंग टू एंगल की बात हो रही है, तो ऐसे में क्या करना होता है, पहले है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों इक्वेशन लिखना है, दोनों इक्वेशन को 1 बाई 1 तुम्हें सॉल्व करना है, एक दूसरे पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, ये दिया था y² 8x दिया था, यहाँ पे 4x² + y² इज इक्वल टू 32 दिया था, y² 8x दिया, तो यहाँ पर आ जाओ, y² 8x रखा, क्वाड्रेटिक बन गई थी, क्वाड्रेटिक दो वैल्यू यहाँ से निकल गई थी, बस यही तो कहानी थोड़ी सी लेंदी होती चली गई थी कि x की 2 निकल रही थी। अब x की 2 निकल रही है तो हमें y निकालना होगा। अब किसी एक इक्वेशन में, किसी में भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू रख दो, y का रख दो, y निकल आएगा। तो ये छोटी इक्वेशन थी तो मैंने इसमें रखा y² इज इक्वल टू 8x, तो x की वैल्यू एक बार रखा 2, एक बार रखा -2, तो y की वैल्यू 2 नहीं सिर्फ एक ही आ रही थी, क्योंकि दूसरी वाली वैल्यू जो थी वो अंडर रूट में माइनस में फंस रही थी, इसको हमने कैंसिल कर दिया था। तो खैर एक पॉइंट आ गया था x का 2 y का 4, दूसरा पॉइंट x का 2 ही लेंगे, क्योंकि x का जो -2 वाला था ना, जो x की -4 वाली वैल्यू थी उससे y नहीं निकल पा रहा था, तो x की वाली वैल्यू भी छोड़ दो। तो y की 2 वैल्यू आ रही थी x का 2 से, तो x का 2 y का -4, ये 2 से 2 केस अलग अलग बन रहे थे। एक केस की कहानी अलग तरीके से ले लो, एक केस की कहानी अलग तरीके से ले लो। कैसे एक केस की कहानी अलग, एक केस की कहानी अलग, वापस जाएंगे अपने दोनों इक्वेशन पर, डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार y की वैल्यू रखेंगे 4, एक बार फिर एक बार वैल्यू रखना 4, निकाल लेना कितना आ रहा है, फिर वापस से इसको डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार वैल्यू रखना है -4, फिर से वो कर लेना है, m निकाल लेना, 2m आ जाएंगे वहाँ पर। फिर इसी तरीके से दूसरी वाली को इक्वेशन को ये करना है सॉल्व, एक बार y को रखना वैल्यू, मतलब डिफ्रेंशिएट करने के बाद y की वैल्यू फंसेगी, तो y की वैल्यू निकाल चुके हो और x की वैल्यू भी निकाल चुके हो, तो y और x दोनों दिख रहे हैं डिफ्रेंशिएशन में, तो दोनों की वैल्यू रखना है, लेकिन एक बार रखना y का 4, x का तो 2 ही रखना है, एक बार लेकिन y का रखना है 4 और एक बार रखना y को -4 ही ना, हाँ 4 और -4, बस उसमें दो अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी। तो एक बार में tan थीटा का अलग वैल्यूज निकलेंगे, एक बार tan के अलग, फिर फॉर्मूला, मतलब तुम्हारा m1 m2 आ गया ना, m1 m2 आ गया, बस फॉर्मूला मार देना tan थीटा वाला, ये देखो फॉर्मूला, एक बार tan थीटा की ये फॉर्मूला, देखो ये मारा, एक केस ये और एक केस ये, दो केस बन के आ रहे हैं ना, दोनों में अलग अलग 2m निकालना पड़ेगा, m2 के m2 रख देना है, m2 माइनस m1 है, ठीक है, m1 माइनस m2, m1 है, ठीक है। तो बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, एक बार ये लिख देना, फिर दोबारा फिर से वैल्यू केस 2 में फिर से, क्योंकि y के अलग अलग डिफ्रेंशिएशन अलग अलग आ रहे हैं ना, क्योंकि y भी अलग अलग है, तो डिफ्रेंशिएशन भी दो अलग अलग आएंगे, ठीक है, m1 m2 अलग अलग आएंगे, तो इस तरीके से करना है, ठीक है। और देखो एंगल फाइंड, कुल मिला के सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से समझ लेना, नहीं आता है सब्स्टिट्यूशन तो मुझे
लेक्चर को यहीं पे पॉज करके पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का बता देना, सर वो लेक्चर भेज दीजिए तो मैं भेज दूंगा। और क्वाड्रेटिक में भी दिक्कत है ज़्यादा तो भी बता देना मुझे। देखो फाइंड द एंगल, इसमें मैं एंगल पता करने वाला, ये टाइम का ये वाला फॉर्मूला मारना है, टाइम का फॉर्मूला मारने वाला, हमें M1 और M2 चाहिए, हमें M1 और M2 चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो इक्वेशन दी गई है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अब सर हमें M1 M2 चाहिए, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करे ले रहे हैं भाई, हमें फॉर्मूला क्या मांग रहा है M1 M2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे M1 आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे M2 आएगा, लेकिन तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे फंसोगे, नहीं सॉल्व हो पाएगा क्योंकि समथिंग स्क्वायरिंग में भी दिया हुआ है। ठीक है ना, ये वाला तो डायरेक्ट आ ही जाएगा, वाई को इधर रखो बाकी सबको इधर, ये तो आ जाएगा तुम्हें डायरेक्ट, लेकिन ये वाले में फिर फंस जाओगे क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर में वाई फंस जाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो समझ गए ना, समझ गए, तुम M1 M2 डायरेक्ट कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसका तो डिफरेंशिएट बहुत आसान है। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 को इधर भेजा -2, x को इधर भेजा -1, तो आराम से हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने में दिक्कत होगी, इसीलिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो फिर से मैं बताया तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये देखो क्या करोगे, एक इक्वेशन यहाँ रखो एक तरफ और दूसरी इक्वेशन इधर रखो, x² + y² - 10y = 0। इसको क्वाड्रेटिक ना समझ जाना भाई, हो गया। अब क्या करना, पहली इक्वेशन में से या तो x को तना कर दो या तो y को तना कर दो, कोई भी एक, और दूसरी इक्वेशन में उसकी वैल्यू डाल दो, यही करना है। तो हम लोग क्या करें, चलो एक काम करते हैं, चलो यहाँ पे x को तना कर दो तो क्या आ जाएगा, -y - 2 आ जाएगा। हाँ, प्लस में। अब जहाँ x दिख रहा है यहाँ पर x की वैल्यू डाल देंगे, x की वैल्यू डाल देंगे। एक काम करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस को कॉमन बाहर लेने, क्या y + 2। हाँ सर अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलो बस अब यहाँ पर आ जाओ, x की वैल्यू यहाँ से मिल गई, तुम x इज इक्वल टू कर लो, y जो चाहे जो पसंद आ रहा है वो कर लो। ठीक है, तो अब बस x स्क्वायर है ना, तो -y + 2 का होल स्क्वायर ही तो होगा, ऐसे ही तो होगा, x का स्क्वायर यानी कि माइनस मतलब पूरा का पूरा रखा का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस y का स्क्वायर - 10y = 0, यही तो है। हाँ यही है, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा तुम लोगों को है ठीक ठाक लेवल के। तो देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, टेंशन खत्म। y + 2 का देखो, कभी भी दो लोग मल्टीप्लाई में होते हैं, जैसे 2 × 3 का होल स्क्वायर, बहुत आसान होता है। क्या आसान कि 2 का स्क्वायर अलग मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर अलग, सबसे आसान ये होता है। लेकिन जब 2 + 3 का होल स्क्वायर हो जाए तो ऐसे नहीं कर सकते हो कि 2 का स्क्वायर अलग प्लस 3 का नहीं, a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी क्यों है ना, तो समझो ज़रा। तो माइनस का स्क्वायर, क्योंकि माइनस और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का रिलेशन था ना, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, लेकिन y + 2 का होल स्क्वायर, y + 2 का होल स्क्वायर में आइडेंटिटी मारनी पड़ेगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी नहीं आती तो रोक देना लेक्चर, पहले आइडेंटिटी सीख लेना, पहले बता रहा हूँ, क्वालिटी को डाउन मत होने दो। +2ab 2 ^ 4 4y हो जाएगा। बाकी क्या चल रहा है, बाकी प्लस का y² चल रहा है, माइनस का 10y चल ही रहा है बाहर, = 0। हाँ भाई यही कहानी है। तो ये हो गया y का स्क्वायर 2y। अगर अलजबरा नहीं आ रही है आप लोगों को तो बता देना पहले ही कि सर ये कैसे प्लस हुआ है, कैसे आपस में माइनस है, बता देना, गड़बड़ ना करना। तो 2y², 4 का कुछ जोड़ी है, नहीं है जोड़ी तो नहीं है, 10y 4y जोड़ी है, माइनस का 6y प्लस का 4 बच रहा है = 0। एक काम करते हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक जैसा नहीं दिख रहा है? हाँ सर ये क्वाड्रेटिक ही दिख रहा है हमें, ठीक है क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो स्प्लिट वाले तरीके से करेंगे। लेकिन पहले क्या करो, अगर थोड़ी छोटी हो रही छोटी कर दो, /2 हाँ सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 0/2 सभी होंगे तभी हो करना, ऐसे नहीं इसको 2 से कर रहे हो, इसको 3 से डिवाइड कर रहे हो। कॉन्सेप्ट इलॉजिकल ना कर देना किसी भी चीज़ को। अब इसको क्या करना, 2 के स्प्लिट करना, y की 2 वैल्यू मिलेगी, y की 1 वैल्यू मिलेगी तुम्हें 2, ये देखो मिल रही है y की 2 वैल्यू, एक मिली 1, एक मिली 2। बस यहाँ से कहानी थोड़ी सी ट्री बन जाता है, कैसे केस बन जाते हैं। अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू बताओ क्या है, अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या है, ठीक है, x = -y - 2 है, ठीक है ना। तो अब y में अगर 1 डालोगे तो x समथिंग आएगा, लेकिन y में साथ ही में 2 डालोगे तो x समथिंग एल्स आएगा।
तो y की दो वैल्यू से x की दो वैल्यू आ रही है, इसकी दो वैल्यू क्या आ रही है, इसकी दो वैल्यू आ रही है -3 -4, x इक्वल -3 अगर ये जोड़ी है तो, अगर y1 है तो x -3 है, अगर y2 है तो x है -4। आई बात समझ में, ये दो जोड़ी बनी, यानी कि एक जोड़ी बन रही है -3, 1। अब मतलब दो क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग तरीके से करने हैं तुम्हें, डिफ्रेंशिएट करना, m निकालना बिल्कुल अलग तरीके से, कि तुम्हारे पास एक तो ये है एक्स वाई और दूसरा है x -4 y है 2, एक ये जोड़ी। अब यहाँ से समझो कि तुम्हें दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करना है, एक ऐसे सॉल्व करना है, एक ऐसे सोचना है। तो एक ऐसे कैसे सॉल्व करोगे, आ जाओ डिफ्रेंशिएशन में, इसमें जब तुम इसको करोगे dy/dx, अब वापस तुम्हें निकालो m dy/dx, अब नहीं फंसेगा, क्यों, अब की बार तुम्हें x और y की वैल्यू पता चलेगी। इसको डिफ्रेंशिएट करो, कहीं पर x और y खुला दिख गया तो वैल्यू मार दो, सिर्फ x दिख गया तो x की वैल्यू मार के आंसर निकाल लो, सिर्फ y दिख गया सिर्फ y की वैल्यू निकाल दो, तो m आ जाएगा, ठीक है ना। इधर से क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, ठीक है ना, m1 आएगा। अभी m1 एक और निकालना बाकी है, क्यों, क्योंकि दो दो वैल्यू फंस रही है ना, तो वापस यहाँ पे डालोगे, आपके बाद x में -4 डालोगे, y में 2 डालोगे, तो वापस से m1 निकालोगे, ठीक है। m1 के दो केस बन गए, m1 और m1। अब यहाँ पर दूसरी इक्वेशन है, मतलब m2 की बात है, तो m2 एक बार इधर से निकालोगे, पहले डिफ्रेंशिएट करना, x y फंसेगा, जहाँ फंसेगा वैल्यू मार देना, ये वाली और ये वाली मार देना, तो वहाँ पे m2 को भी दो आंसर आ जाएंगे, m2 को भी दो आंसर आ जाएंगे, तो m1 के दो आंसर आ गए, m2 को दो आंसर आ गए, तो एक बार tan थीटा लगाना, m1 के जो एक आंसर आ रहा है और m2 का जो एक आंसर आ रहा है इधर से कर देना, फिर वापस ये फॉर्मूला लगाना, m1 का जो एक दूसरा आंसर आ रहा है और m2 का जो दूसरा आंसर आ रहा है, बात समझो, m1 में दो आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना, m1 के दो आंसर आ जाएंगे a b, और m2 के भी दो आंसर आ जाएंगे a b। लेकिन जब ये फॉर्मूला रखो, फॉर्मूला क्या मांग रहे हैं, m1 m2 दोनों मांग रहे हैं ना, तो m1 और m2 को जब दोनों मिक्स करोगे तो m1 का a लेना पहला वाला आंसर, m2 का भी पहला वाला आंसर लेना, फिर वापस तुम्हें एक और tan थीटा निकालना पड़ेगा, वहां पर m1 का b वाला लेना आंसर और m2 का भी b वाला आंसर लेना। तो ये कहानी है थोड़ी इसकी एंगल निकालने की, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी, दो आंसर मिल जाते हैं तो थोड़ा सा बस लेंदी जैसा लगने लगता है, इतनी सी बात थी। तो सब्स्टिट्यूशन करना नहीं पड़ता, लेकिन एक्स वाई में स्क्वायरिंग आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पर यही चाहिए, स्क्वायर आया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट हुआ जा रहा है क्या, 102 नहीं, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ रहा है ना। तो क्योंकि अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे ना तो डायरेक्ट में फंस रही वैल्यू, तो तुम्हें एक्स और वाई निकालना पड़ेगा दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन मार के। अब एक्स वाई में अगर दो आंसर आ गए तब थोड़ा सा ट्री जैसा बनाना पड़ेगा कि इसको चलो अलग करो और इसको और अलग करो, लेकिन बाद में m1 m2 लोगे तो m1 m2 का पहला वाला आंसर एक बार में लेना है, फिर वापस m1 m2 का एक और टाइम मारना पड़ेगा, उसका m1 का दूसरा वाला आंसर और m2 का दूसरा वाला आंसर एक साथ लेना पड़ेगा, यहाँ भी दोनों एक साथ लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कहानी एंगल बिटवीन वही सब है, फाइन एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है ना, वही कहानी, बस ये इतना आपको था, ये चैप्टर आपका ओवर हो जाता है, ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल।